सोनभद्र में चिप्स और नमकीन के पैकेट में 100 करोड़ से ज़्यादा का बैंड कप सिरप पकड़ा गया था और जिसके मेन अक्यूज बताए जा रहे हैं शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल बेसिकली वाराणसी से हैं और दुबई फरार बताए जा रहे हैं। उनसे आपका रिलेशन जोड़ा जा रहा है। मैं 5 गाड़ी अपनी रखा हूँ अपने चलने की। कौन कौन सी गाड़ी है वो? फॉर्च्यूनर ही है। पांचों फॉर्च्यूनर है? हाँ, 5 फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर रफ टफ गाड़ी है, कहीं भी ग्रामीण इलाकों में हम लोग ज्यादा घूमते हैं तो ठीक गाड़ी उसमें। लेकिन आजकल तो डिफेंडर भी आ गई रफ एंड टफ में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, अभी नहीं। फॉर्च्यूनर ज्यादा पसंद है। टोयोटा की गाड़ियाँ एशियन रोड्स पे कहीं भी टोयोटा से सक्सेसफुल कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने ट्वीट किया था कि ये जो आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं ये पीएम की छवि खराब करने की चाल है। तो मुझे एक चीज़ पूछना था कि आप अभी बीजेपी में है नहीं, एलिगेशंस आप पर लग रहे हैं, इससे पीएम की छवि कैसे खराब होगी? प्रशासन ने मुझे खुद ही ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से फतेहगढ़ भेज दिया था। हमने कभी ऐसी कोई एप्लीकेशन आज तक नहीं उठाया, मैंने किसी के भय से कहीं रोक किया हो। अभय सिंह ने पब्लिकली कहा है कि 1998 में संतोष सिंह की जो हत्या हुई थी, आपने और गुड्डू मुस्लिम जो कि अतीक अहमद के काफ़ी करीबी थे, ये मिलकर साजिश रची थी। इस पर आप क्या कहेंगे? 2007 से 12 के बीच में जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर उस समय वो देश में निकल गई होती, उनको जो कॉकस था उनके अगल बगल, उन्हें निकलने नहीं दिया, उनको सिक्योरिटी का इतना डर दिखा दिया कि आपकी हत्या हो जाएगी, आपको आतंकवादी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो निकल गई होती तो हो सकता है देश की प्रधानमंत्री हो गई होती। 1998 में यूपी पुलिस ने आपका एनकाउंटर कर दिया था। हर जगह खबर चल गई कि धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन 4 महीने बाद आप सामने आते हैं और अपने आप को सेंटर करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा वो पूरी घटना क्या थी? एक बार हमसे कुश्ती लड़ रहा था हॉस्टल में, तो उठा पटक दिया मैंने, सदमे में आ गया, बुखार हो गया इसको। सुबह 104 डिग्री बुखार था हॉस्टल में। हमको एक हमारा यहाँ सद्दाम नौकर होता था, चपरासी हुआ करता था, सद्दाम या किशोर नाम था, भाग के आया, कहा कि भैया वो अबे भैया को बुखार हो गया, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, जोड़ी आ गई। हमने क्या हो गया इसको? मोदी जी और योगी जी बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन, और योगी जी के ऊपर ये बार बार उनको देखिए, जितना समाजवादी पार्टी उनके ऊपर जात का आरोप लगाती है, उतने ज्यादा योगी जी ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि गिरुआ पहनते हैं, संत हैं वो। आप पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं। मुझे ये जानना है कि पहली बार आपके खुद के लिए बाहुबली शब्द आपको कब सुनने को मिला? 2022 में जब हमको टारगेट किए थे वो, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम 400 सीट जीत रहे हैं, 403 में। हमने कहा 403 तीनों बोल देना चाहिए था, फिर कहा 3 छोड़ दे किसी के लिए। मुख्तार का एक यहाँ पे जब हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो बड़ा दबाव था, विधायक बन चुके थे, तो जौनपुर में भी तमाम काम वाम जो भी होते थे उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था। उस पर हमने ब्रेक लगाया। हमने कहा कि भाई जौनपुर में ना हस्तक्षेप करो आप। मायावती, दलितों की बहुत बड़ी नेता। अखिलेश यादव, अपकमिंग लीडर। अभय सिंह, अतीत। राजा भैया, साथी। पवन सिंह, छोटा भाई। खेसारी, कलाकार। जौनपुर, कर्मभूमि। बाहुबली। आज हम बैठे हैं धनंजय सिंह के साथ। नाम आपने जरूर सुना होगा, उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली के रूप में पूर्व सांसद रहे हैं और इनका दबदबा भी रहा है। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस, इनके रील्स खूब चलते हैं। जब 10 20 30 फॉर्च्यूनर की जब रैली निकलती है तो इनका नाम खूब चलता है। मतलब यूथ के बीच में बड़ी पहचान है इनकी। तो आज जो हमने इनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कोडीन सिरप रैकेट जो चल रहा है, उसमें इनका नाम उछाला जा रहा है, उसके पीछे रियलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आज हम डिटेल में इनसे बात करने वाले हैं। प्लस मैं सोच के आया हूँ कि इनकी पर्सनल लाइफ भी जानना चाहूँगा। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये क्या थे वो सब भी बात करेंगे। प्लस इनके रिलेशंस दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरे बाहुबली से कैसे हैं, क्या कनेक्शंस किस तरीके के हैं, अलग अलग कहानियां भी इनसे जानेंगे हम। इनके राइवल्स जो रहे हैं वो सब भी बात करेंगे। और किसी बड़े बाहुबली ने इनको नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डॉन भी कहा है, वो भी हम इनसे पूछेंगे उसकी क्या सच्चाई है, मानते हैं कि नहीं खुद को। तो हमारे सामने बैठे हैं धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, बड़े बाहुबली। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा था कि 26 साल की उम्र, साल 2002, उस वक्त आदमी क्या करता है? तो पहली नौकरी कर रहा होता है, पहली नौकरी ढूंढ रहा होता है। आप पहली बार विधायकी लड़ते हैं, वो भी निर्दलीय, और जीत भी जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस चीज की पढ़ाई किधर से आपने करी, ये कहाँ से आपके थॉट प्रोसेस में आया, इसकी ट्रेनिंग कैसे मिली कि लड़ते कैसे हैं और जीतते कैसे हैं? हाँ, देखिए मैं बहुत कम उम्र में इन्वॉल्व हो गया था पॉलिटिक्स में। पहला मेरा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो था वो 1991 में था, जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था। नारा लग रहा था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। उस समय हमारे यहाँ एक माता सेवक उपाध्याय जी बीजेपी कैंडिडेट, हमारी रारी विधानसभा हुआ करती थी,
माता शिवक उपाध्याय जी कैंडिडेट लड़ रहे थे और अरुण सिंह मुन्ना वो थे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए और सीनियर नेता थे कांग्रेस के। वो चुनाव लड़ रहे थे। राजनीति का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जातिवाद भी बताता हूँ। हम लोग उस समय रॉ में थे, राम मंदिर आंदोलन था, तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा रहा कि पिताजी मेरे आरएसएस में रहे, आरएसएस में जेल सफरर भी रहे 1948 में, जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा और गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो करीब 75 दिन जेल भी रहे वो गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी छूटे तो सारे स्वयंसेवक पूरे देश में जो बंद हुए थे सब लोग छूटे। तो हम लोग चुनाव लड़ाए थे माता शिवक उपाध्याय जी को। उस समय हमारे एरिया में क्षत्रिय समुदाय के बहुत से लोग हैं। सब लोग सीनियर लोग आके हम पंचायत किए कि या हम जो हमारे पास लड़कों की एक टीम थी अच्छी खासी, 100-200 नौजवान लड़के ठाकुरों के हमारे साथ थे, अदर कास्ट के भी लड़के थे, ओबीसी के। तो हमने सबको मोबिलाइज करके 100-200 मोटरसाइकिलों के साथ हम लोग लग गए थे क्षेत्र में। उम्र कम थी लेकिन कद काठी ठीक थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमने कहा कि नहीं, आपको जिसको समर्थन करना करिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं होने देंगे। हम माता शिवक जी हमारे लोकल भी थे, ब्लॉक के ही थे, तो हुआ कि उनको लड़ाया जाएगा चुनाव। बड़ा हमने विरोध झेला लेकिन चुनाव तो उनको जिता नहीं पाए। हम लोग घूमे, लेकिन उस चुनाव में घूमने के दौरान जैसे गाड़ी मिलती थी चुनाव कार्यालय से, बताया जाता इन गाँव में जाइए, यहाँ जाइए, जैसे चुनाव में होता था बच्चों लड़कों को जाइए ड्यूटी लगी। तो मैं देखता था अक्सर ठाकुर ब्राह्मण इन्हीं सब गाँव में भेजा जाता था चुनाव के लिए जो ड्यूटी। और लोग जाते थे, 2-4 घरों में बैठ गए, लोगों ने ठेका ले लिया, अरे ठीक हो उनसे हम फलनवा से बात कर लेंगे, वो ठीक है, उस गांव बस्ती में जाने की जरूरत नहीं, बस्ती में जाने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव हार गए हम लोग 91 का। तो हमने फिर सोचा कि यार चुनाव हार गए, बड़ा उसमें भाजपा ने सरकार बना ली प्रदेश में और हम लोग चुनाव हार गए थे वहाँ। तो हमने समीक्षा किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हमको सभी के पास जाके वोट मांगना चाहिए। फिर 93 का इलेक्शन आ गया, सपा बसपा गठबंधन हो गया और क्या कहते हैं, राम मंदिर का जो ढांचा था विवादित, जो राम मंदिर को मस्जिद के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया गया था, राम मंदिर का ढांचा जो पुराना हो चुका था वो गिरा दिया कार सेवकों ने विवादित होने के नाते। तो उसमें हम लोग जो फिर 93 का इलेक्शन आया, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जातीय आंदोलन चरम पे हो गया एकदम। उसमें हम लोग फिर जो है मदद किए, क्या कहते हैं कि कांग्रेस की, इसलिए नहीं मदद की भाजपा की जो उस समय सरकार भी बन गई थी। और 1992 में एक हम लोगों का विवाद हो जाता है और उस समय के समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ, ठीक है, उसमें विवाद होता है, झगड़ा दोनों पक्षों की तरफ से होता है, 307 का मुकदमा कायम हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हमारे जिले से हुआ करते थे, किसी ने कोई उसमें मदद नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ छात्रों का हुजूम था, टीडी कॉलेज हमारा छात्र संगठन था, उसमें तमाम छात्र, उस समय जो छात्र संघ अध्यक्ष थे सब लोग आए हमारे पास, थाने आए, सारे लोग मिले, बड़ा हुजूम था, कम से कम 500-700 हज़ार एक छात्र थे इकट्ठा हुए। डीपी यादव रैली थी, उसी रैली में विवाद हुआ था कुछ, वो लोग रैली से आ रहे थे, उसी में हो गया था। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो विरोध आक्रोश था लोकल नेताओं के प्रति। वह फिर आपका मतलब क्या है, जब आप अपने पार्टी वर्कर के लिए नाजायज झगड़े में भी नहीं खड़े हो सकते हो, जाती हुई हो, तो फिर हम आपका विरोध करेंगे। फिर हम लोगों ने कांग्रेस की मदद की, तब तक काफ़ी हम समझदार हो चुके थे। उस चुनाव में कांग्रेस 26,000 वोट पाती है, कांग्रेस खत्म हो चुकी होती लेकिन फिर भी 26,093 वोट पाती है। और पूरा हम लोगों ने उसमें होमवर्क किया। तो उस बार मैंने काफ़ी ओबीसी कम्युनिटी के बस्तियों में भी मैं जाके चुनाव प्रचार किया था, उसका परिणाम भी अच्छा रहा। लेकिन सपा बसपा गठबंधन में सब जीत गए भाई, बसपा कैंडिडेट जीत गया वहाँ से, लालजी योगी कोई बम्बई में बिजनेसमैन थे, आए थे टिकट पर, चुनाव जीत गए। देखिए जाति का एकदम लहर थी। जो आपके साथ परमानेंट बैठता था वो दलितों को मैंने देखा बीएसपी के नाम पे सब लोगों ने वोट दे दिया। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग फिर प्रारंभ किया धीरे धीरे, तब हम यूनिवर्सिटी आ चुके थे हम लोग। तो फिर सोशल इंजीनियरिंग हमने शुरू किया, समझना शुरू किया, समझना, समाज को समझना बहुत जरूरी था। फिर मैंने देखा जो जिस जात के नाम पे पार्टियों का गठन हो गया, जिस जात के नेता का प्रभुत्व बढ़ने लगा, वो जातियां उस पार्टी के साथ अटैच होने लग गई। फिर मैंने देखा जिन जात के नाम पे कोई पार्टियां नहीं हैं, उन लोगों को संगठित किया जाए। फिर उनको मैंने संगठित करना शुरू किया, उन लड़कों से, यूथ से,
उनका जैसे कॉलेज में एडमिशन होना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, कोचिंग में एडमिशन होना, ला के लखनऊ एडमिशन कराना, पढ़ाना, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे प्रारंभ किए यूथ को जोड़ने के लिए। यूथ कनेक्टिविटी बढ़ा दी अपनी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से थे तो हम लोगों का रुचि थी। तो फिर जो है 96 का इलेक्शन आता है, मरारी अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ उसमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे राजकेश्वर सिंह जी। वो शरीफ सज्जन व्यक्ति थे, अब नहीं है इस संसार दुनिया में। उनकी मदद हम लोगों ने किया। उस इलेक्शन मैंने देखा कि भाजपा जो है 13,000 मतों से रारी का चुनाव जीत गई। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं रारी से एमएलए हो जाऊंगा। और वो इक्वेशन मैंने देखा क्यों जीती। मैंने बूथ वाइज एक्सरसाइज किया, क्योंकि हम तब तक यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा चुके थे अपने साथी को एक, तो मुझे पूरी चीज जान वो थी। तो हमने पूरा उसमें वर्क किया कि हाँ कैसे कैसे जीते, बूथ वाइज समीक्षा करना शुरू किया, सारे लिस्ट निकाले, देखे। तो मैंने उन बूथों को और फोकस हो गए, हम काम करने लगे। क्यों जीती थी बीजेपी? बीजेपी में सब फॉरवर्ड अलायंस बेटर था और ओबीसी वोट दे दिया था। कल्याण सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटी जो है, मैंने देखा कमोबेश यादव और एससी में चमार जात के लोग, ये दो अलग अलग थे। ये बसपा के साथ कन्फाइनमेंट हो गया था उनका, और वो समाजवादी पार्टी के साथ थी, कमोबेश ज़्यादा संख्या थी। तो मुझे लगा कि अब हम लोग यहाँ से आसानी से जीत सकते हैं, जीत जाएंगे। तब शुरुआत हुई। तब से सीरियस शुरुआत हमने प्रारंभ किया। और उसी मतलब बता रहा हूँ मैं, उसी ईयर में असेंबली का भी इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। लालता यादव लड़ते हैं बीजेपी से, समाजवादी से श्री राम यादव लड़ते हैं, बसपा कांग्रेस गठबंधन से एक तेज बहादुर सिंह जी लड़ते हैं। ये 3 प्रोमिनेंट कैंडिडेट होते हैं। फिर देखता हूं मैं तो बीजेपी को जो वोट माता शिवक जी को मिलता रहता है, तो वही वोट मिला कमोबेश। और बीएसपी कांग्रेस से पाके 42,000 वोट पाके, और समाजवादी 47,000 वोट पाके चुनाव जीत जाती है। तो वो भी मैंने समीक्षा किया कि तेज बहादुर सिंह एक बार विधायक रहे 80 में, लोकप्रिय भी रहे, हारे क्यों, समीक्षा सारा किया हमने। उसका 2002 का इलेक्शन आ जाता है। उस सारी चीजों को हमने लोकसभा और विधानसभा को लेके पैरिटी बनाई, किन किन कहाँ हमको कैसे वर्क करना है। हमने वर्क प्रारंभ कर दिया तमाम उस पे। अच्छा, पहले सालों की स्टडी थी तब जाके मैदान में मैंने 1991 में डिसाइड किया था कि मुझे एमएलए लड़ना है। मैंने भाषण में कहा था अपने कि जिस दिन उम्र होगी चुनाव लड़ूंगा, रारी से जीतूंगा। और मैं छात्र संघ जब यहाँ था लखनऊ में, तो उस समय एक प्रस्ताव एक बार आया था ऐसा कि हम छात्र संघ चुनाव लड़ें हमारे साथियों का। तो आपस में कुछ डिस्प्यूट थे हमारे 2 साथियों के बीच में, एक बार दोनों ने लड़े, एक आप लड़ जाइए। हमने कहा मैं नहीं लड़ता चुनाव, मैं पहला चुनाव अपने जीवन का विधानसभा लड़ूंगा। और हकीकत भी, इसलिए मुझे बहुत अवसर में मैं चाहता अपने ब्लॉक का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख होता, लेकिन हमने कभी डिसाइड ही नहीं किया। हमने कहा पहला चुनाव जनता का विधानसभा, और लड़े, हम जीते उसमें, नो डाउट। हमारे कहते हैं ना, पूत बाढ़े पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने कर में। हमारे यहाँ कहावत है गाँव की, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आपको पता होगा। तो उसमें हमारा कितना योगदान, हम लोग थोड़ी जो मेहनत कर सकते हैं, बाकी मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उन्हीं के कर्म थे जिसकी वजह से हमें विधानसभा मिला। लेकिन दूसरा चुनाव जब हम लड़े 2007 को, मेरा कर्म था, मेरी खेती थी, जो मैं दोबारा चुनाव जीत के आया। पहले चुनाव में ही एक किस्सा मैंने सुना है कि आपके कुछ चाहने वालों ने कुछ 2 लाख रुपए का दारू इकट्ठा किया था बांटने के लिए, लेकिन आपको जब बात ये पता चली तो आपने सारे नदी में बहवाए थे। हाँ, ये किस्सा सही है? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ क्या कि हमारे यहाँ एक चिड़ी कॉलेज के HOD होकर रिटायर हो गए सौर बहादुर सिंह जी, प्रधानाचार्य भी हमें लगता है कुछ समय थे वो। तो वो हमारे चुनाव के वो थे, मुख्य वो थे हमारे चुनाव इलेक्शन एजेंट वही थे। हम लोग बड़े भाई हैं, पारिवारिक। हम लोग का चंदेलों का करीब 30-40 गांव है, सब परिवार की तरह हम लोग रहते हैं वहाँ पर। कोई किसी का बड़ा छोटा, बड़ों का आदर है, छोटे उसी तरीके से रहते हैं, डांट भी देते हैं। आज भी वैसे हम लोग गार्जियन की तरह डांट देंगे, बोल देंगे, हम लोग सुन लेते हैं सर झुका के, चलो। तो वो थे। तो लोगों को देखो, पहला इलेक्शन था और एकदम बूम था इलेक्शन का, लग रहा था हम लोग जीत जाएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, जिसको जो समझ में आ रहा था। जिस तरीके की माल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी इलेक्शन में लेके, शराब बांट देना, उसमें पैसा वैसा नहीं बढ़ता था, शराब और मीट उट खिलाते थे गाँव में। तो मैं यही भाषण दे रहा था पूरे इलेक्शन में कि भाई बिकना मत, तुम लोग दारू और मुर्गा खा के वोट मत देना।
हम बाद में खिला देंगे, लेकिन अभी इलेक्शन वोट की वजह से नहीं खिलाएंगे। मैं भाषण देता रहता है, जरूरत हो कोई बात हो आके मुझे बताओ, लेकिन अपने वोट को, अपने मताधिकार को बेचना बात। ओबीसी कम्युनिटी में मैं खास तौर से, उसमें हमारी निषाद कम्युनिटी बहुत थी हमारे विधानसभा में, चौहान कम्युनिटी बहुत थी, जो ओबीसी की जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, वो हम उन सबों को अपने साथ कनेक्ट कर लिए थे, जिसमें नाऊ, लोहार, कोहार, सारी जो जातियां होती हैं सबको हमने अपने साथ जोड़ रखा था। मौर्य, सारे लोग हम लोगों के साथ बड़े मन उससे थे। तो दलितों का वोट जैसे डालते हैं, बस एससी बस्ती में दारू बांट देंगे, दारू से पिला देंगे, वोट ले लेंगे सुबह। तो 2 लाख रुपए की दारू लाके हमारे मुख्य कार्यालय सिरवा में कार्यालय था, वहां रखा हुआ और था। 2002 में 2 लाख। हाँ आज भाई, के टाइम में मतलब हमको लगभग पता करोड़ नहीं, चले मैं रात को आया चुनाव से वो करके, तो 2 दिन पहले इलेक्शन के, तो लोगों ने कहा कि वो क्या कहते हैं, समर बहादुर भैया जो है वो किए हैं कि शराब वराब बंटवाई जाएगी, लोग पिएंगे, नहीं तो सब बिक जाएंगे, दूसरे लोग खरीद लेंगे। अरे हमने कहा यार, अगर जिसको वोट शराब पी के देना, वो वोट नहीं चाहिए हमको। हमने कहा चुनाव हार जाएंगे ना, हिंदुस्तान में हर 2 साल 5 साल में चुनाव आता है, तो चुनाव अगर नैतिक रूप से हम चल रहे हैं लड़ने के लिए, तो अनएथिकल काम नहीं करेंगे। हमने कहा चुनाव हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज, राजनीति तो समाज ले गए, नदी हमारे यहाँ सही नदी है, सही नदी में बहवा दिए सब लोग, बड़ा हमसे नाराज। 2 लाख रुपए की दारू उस समय किसी को टीम में भी नहीं पीने दिए ना, कोई मतलब ही नहीं, सवाल नहीं पैदा था। हमारे साथ तो कोई नशा की पाबंदी रखा हूं मैं। चोरी छिपे भाई देखे बहुत से लोग नहीं रोक पा, लेकिन चोरी छिपे जाकर कर लेंगे, हमारे सामने किसी की वो नहीं है, इजाजत नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए कि जिस नशा के आप खिलाफ रहते हैं, उसी नशे के केस में आपको घेरा जा रहा है। खैर उस पर आएंगे हम डिटेल में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं। हाँ। एक चीज़ ये है कि जौनपुर में आपका बचपन जो बीता, और अभी तो आप दबंग हैं, बाहुबली कहा जाता है आपको, आप सांसद रहे हैं, बट बचपन कैसा रहा था? नहीं, बचपन मेरा कलकत्ता में बीता। अप टू 8th आई स्टडीड इन कलकत्ता, ठीक है। पिताजी हमारे वहाँ स्टैंड चार्ट में जॉब करते थे, तो वहाँ थे। लेकिन मैं गर्मियों की छुट्टी में और दीपावली की छुट्टी में, ठंड की छुट्टी में भाग आता था। मैं क्लास 5th में था, तब से मैं अकेले ट्रैवल करने लग गया, सोचिए। अच्छा। हाँ, ट्रेन से अकेले चलाता था कलकत्ता से। कोई आ रहा होता कोई ना कोई, तो मैं चलाता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। वजह मजबूरी थी या शौक था? नहीं, शौक था। मैं गांव से बड़ा मुझे लगाव था अपने। गांव में आता था मैं, तो सामाजिक, उस समय 80 का दशक था, और नो डाउट कभी कभी जब सोशल मूवमेंट होता है, जैसे कि तमाम दलित नेताओं को मैं देखता हूँ बोलते हैं, उनके अंदर जो आक्रोश की विवाद देखता हूँ, तो कभी कभी लगता है कि यार सही बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि इतना समय के साथ जब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उन्हें इस घृणा को त्यागना चाहिए। हम बताएं, ऑनेस्टली बताएं, हम लोग 80 के दशक की शुरुआत की बात बता रहा हूँ, 82, 83, 84 तक मैं देखा हूँ मैं, कि नो डाउट दलित हमारे गांव के दरवाजे तक चप्पल पहन के नहीं आते थे। ये तो होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। और उनको खाना देने के लिए आप सोचिए, उनके लिए अलग बर्तन रखा रहता था। हम तो बंगाल में पैदा हुए थे, वहाँ बड़े हुए, वहाँ कोई ऐसा कास्टिज्म था नहीं। वहाँ लेफ्ट की सरकार थी, वहाँ लेफ्टिस्ट थे, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों का, हमने देखा भी नहीं। वहाँ पे बंगाल में सबसे कम जातिवाद है, मैंने जहाँ तक देखा है। तो हम लोगों को लगता था कि यार ये कैसे यहाँ पे इस तरीके से होता है। जब समझदार हुए थोड़ा, तो मैं अपनी माँ से बड़ा आर्गुमेंट करता था इस बात को लेकर। ओके, क्या कह देती कि ऐसा क्यों है? तो क्या, चलो तुम बड़े होकर समझोगे। ओके। वैसे जैसे मैं कहने में कोई गोरी, मैंने अपने घर में देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात। बात तो सही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। और उसमें देखता था मैं, जो हमारे मजदूर काम करते थे, मिस्टर भूलन नाम था उनका, वो परंपरागत खेती के जो मजदूरी करने, हर गांव में हर लोगों के यहाँ सेट थे, तो उनके बच्चे थे, हमारे साथ खेलते थे। मैं अपने कपड़े दे देता था, और चोरी से घर से काजू बादाम किशमिश ले जाके खिलाता था, खेलता था उन लोगों के साथ। तो तब भी मना किया जाता कि ऐसे लड़कों के साथ ना खेलो भाई, गांव में लोग। हमने कहा ये तो नहीं होगा, सब लोग खेलते, सबको एक साथ। अभी भी आप जाएंगे हमारे गांव, पूछे, हमने कभी इस बात को नहीं रखा। तो हमने उस चीज को देखा, हमने कहा अरे ये ठीक नहीं है। और
हम लोग बड़े हो रहे हैं आधुनिक समाज में। हम जहाँ स्कूल में पढ़े कलकत्ता में, वहाँ भी इस बात का कहीं वो नहीं था। कौन, हम लोग जानते नहीं थे कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण, कौन एससी है, कौन ये है। हम तो एक नाम से जानते थे, आप सागर हो, फलाइए हैं, XYZ, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। वो उम्र क्या होती है, आप 15 साल की उम्र कौन सी जाति बात बिल्कुल सही, तो बिल्कुल गांव सही। में हम लोगों ने इस चीज को जाना समझा। लेकिन उसको हमेशा मैं चाहता हूँ को ब्रेक हो। हम जाते थे दलितों के यहाँ बैठ के खाना खा लेते थे, घर में डांट खाते थे। तो हम तो इस बात को बहुत वो रखे। सोशल मीडिया यूज उसका करते हैं आज आप? बहुत कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक? नहीं कभी कभी देख लेता हूँ, ट्विटर देख लेता हूँ, फेसबुक भी देख लेता हूँ। अच्छा। इसलिए भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं सोशल मीडिया। मैं देखता हूँ जिस तरीके से सोशल मीडिया, देखिए ये दो धारी तलवार है। बहुत सी सूचनाओं का आदान प्रदान भी आसानी से हो जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग अपने विचार जिस तरीके से लोगों को अपशब्दों में गाली गलौज के साथ करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। हम अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से भी कहते हैं, अगर मेरी कोई आलोचना करे उसको गाली गलौज न दो, भाषा में एकदम संसदीय भाषा में उसकी आलोचना करिए, ठीक है। लोकतंत्र में किसी को अपशब्द नहीं। मैं तो इस विषय में मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार को कोई रेगुलेशन लेके आना चाहिए इस पे, कि किसी को आप अपशब्द नहीं कह सकते सोशल मीडिया में। करते हैं FIR करके जेल भेजना चाहिए। अगर किसी की आलोचना करें, विचारों की आलोचना करिए, अच्छे शब्दों में आलोचना करिए। बहुत अच्छे अच्छे शब्द जिससे आप आलोचना करेंगे शर्मिंदा हो जाएगा आदमी। तो ये जो है, इसलिए बड़ा हमको कभी कभी वो लगता है। इसीलिए मैं कभी अपने से जल्दी कमेंट नहीं करता हूँ किसी विषय पे। आप एक कमेंट कर दिए, 50 गाली आपको लोग देंगे अननेसेसरी का। किसी को कोई समझ नहीं सोशल मीडिया की। खुद के रील्स कभी सामने आते हैं आपके? वो हाँ, गाड़ियों वो वाले आते जो हैं, काफिला चलता है हाँ आपका? बहुत से आ जाते हैं लोग भेज देते हैं, देखता भी हूँ, क्या करूँ। लोग हमारे ही लोग हम ही को भेजते हैं कोई चीज़, तो मैं खोला, देखा रील चल रही है। तो वो काफिला वाले जो वीडियोस लोग बनाते हैं, वो देख के क्या लगता है आपको? कैसी फीलिंग आती है? देखिए मैं बताऊं आपको, मेरी अपनी, मैं 5 ही गाड़ी रखता हूँ। हम्म, कहीं गए तो लोग हमारे नाम की, जो समर्थक होते हैं, हमारे नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। किसी जिले में गए, किसी शहर में निकल के गए, मान लीजिए किसी दूसरे विधानसभा में गए, हर विधानसभा में 4 से 10 गाड़ियां हमारे नंबर की लोग लेके रखे हुए कार्यकर्ता। तो ये ज्वाइन हो जाते हैं। 9777 जो नंबर है, सीरीज है, ये कोई भी ले सकता है? हाँ, तो कॉमन नंबर है ये। मैं भी ऐसे लिया। हुआ ये कि मैं 2010 में, पहले मेरी गाड़ियों कोई नंबर नहीं होता था, कुछ भी ले लेते थे। एक का नंबर कुछ और, दूसरे कुछ और, तीसरे कुछ और था, सीरीज नहीं रखते थे। 2010 में तिरुमाला गया दर्शन करने, तिरुपति जी। तो वहाँ पे तिरुमाला देवस्थानम ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों का मैं एक लाइन से देखा, 10-12 गाड़ियाँ खड़ी थी और सब 9777 नंबर था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मुझे ऐसे ही मन में आया कि चलो यार, अब हम उसी समय 3 गाड़ी बुक किए हुए थे। फॉर्च्यूनर नई आई थी, 2011 10 या लास्ट या 11 की बात होगी। तो हमने जो है सब गाड़ियों का, हमने कहा तीनों का नंबर 9777 ले लो। तो ऐसे मैंने नंबर लिया। तो इसमें कोई कॉपीराइट जैसा नहीं होता कि ये नंबर मेरा है, मेरा ही रहेगा? कोई मतलब ही नहीं। कैसे कर सकते हैं भाई आप? उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल मैं दूं आपको, 75 जिले हैं और हर जिले से एक महीने में एक नंबर नहीं। लखनऊ में तो 3-3, 4-4 निकल जाते हैं, बनारस में निकल जाता होगा, जो बड़े शहर हैं, तो 1000 नंबर निकलते होंगे। तो कौन लेता है भाई? कोई तो कोई लेगा ना। तो इसका मतलब कुछ पेटेंट लोग तो, थोड़ी है ये। कुछ लोग तो फिर इस सोच में भी ले आते होंगे, यही नंबर लेते हैं कि सांसद जी के साथ वाला हमारा हो जाएगा। नहीं, आपके चाहने वाले बहुत, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लड़के आते हैं, नंबर लगाए रहते हैं जौनपुर, भैया इस बार हम मोटरसाइकिल, हम अपना आप 9777 लेंगे, RTO को बोल दीजिए। कोई गाड़ी खरीद रहा, भैया हम इस बार हम लेंगे, तो लखनऊ में लोग बोल देते हैं। तो क्या करें हम उसमें? तो इतनी गाड़ियों में, गाड़ियां तो आपके पास काफी सारी हैं जो हमें दिखती है, लेकिन आप कह रहे हैं 5 ही गाड़ी है। मैं 5 गाड़ी अपनी रखा हूँ अपने चलने की। कौन कौन सी गाड़ी है वो? फॉर्च्यूनर ही है। 5 फॉर्च्यूनर है? हाँ, 5 फॉर्च्यूनर है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रील एक वायरल हुई थी, वेलफायर था? नहीं, वेलफायर मेरी पत्नी के लिए गाड़ी लिया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ओके। तो फॉर्च्यूनर ही फेवरेट गाड़ी है क्या? हाँ, देखिए बेसिकली है क्या कि आर्मर्ड गाड़ी से चलता हूँ मैं। मेरे ऊपर हमला हुआ था, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली थी, फिर Y+CA PF थी। तो उसके बाद इस समय सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं अपनी सिक्योरिटी रीजन से भी अपने करता हूँ। तो फॉर्च्यूनर रफ टफ गाड़ी है, कहीं भी ग्रामीण इलाकों में हम लोग ज़्यादा घूमते हैं, तो ठीक गाड़ी उस हिसाब से। लेकिन आजकल तो डिफेंडर भी आ गई रफ एंड टफ में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, अभी नहीं। फॉर्च्यूनर ज़्यादा पसंद है। टोयोटा की गाड़ियाँ एशियन रोड्स पे कहीं भी टोयोटा से सक्सेसफुल कोई गाड़ी नहीं है। टोयोटा बेस्ट इन एशिया, पूरे एशियन अफ्रीकन दोनों कॉन्टिनेंट में। तो डिफेंडर ट्राई किए हैं? नहीं, हम देखे, हमारे पास रेंज रोवर रही है बहुत पहले।
अच्छा, कौन जब सी? यहाँ लोग स्पोर्ट्स रही अच्छा, स्पोर्ट्स। तो हमने यूज करके देख लिया 2011, 12, 13 में। मजा नहीं आया। नहीं, जो बात सेल्फ फॉर्च्यूनर में है अकेले वो। चलाने के लिए, अपने चलाने के लिए ठीक है, सेल्फ ड्रिवन कार है, घूमिए टहलिए, ठीक। ओके, ओके। अच्छा, अब एक सीरियस सवाल है। जौनपुर जिले में एक हत्या हुई थी, नाम था अनुराग यादव, और ये हत्या भी ऐसी थी कि गर्दन काट करके अलग कर दिया गया था। कोई बड़ा छोटा कोई नेता देखने के लिए नहीं आया था। मैंने सुना आप वहाँ पर गए थे और मानसिक रूप से भी और फाइनेंशियल रूप से भी आपने काफ़ी काफ़ी सपोर्ट किया, और मैंने सुना कि आज तक भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं उस परिवार को। जिसने मारा वो एविल लोग थे। उस छोटे से बच्चे को छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए गला काट दिए। वो अकेला लड़का था अपनी माँ बाप का। इतनी राक्षसी प्रवृत्ति आ कैसे गई समाज के अंदर? उसको यादव, ठाकुर या ब्राह्मण के आईने से हम न देखें। वो तो उन्हीं का पड़ोसी था ना। अगर एक टुकड़ा जमीन का था, उसके लिए आप हत्या थोड़ी कर दोगे, किसी का गला काट लोगे इतना विभत्स तरीके से, मार दोगे, झगड़ा हो गया, नाराजगी किसी बात के लिए। भाई जमीन का टुकड़ा खरीद सकते हो, बात कर सकते हो, पंचायत कर सकते हो, लेकिन उस बच्चे की आपने गला सर अलग कर दिया, माता पिता बहन के सामने कर दिया गया। आपको कैसे पता चला ये बात? सोशल मीडिया न्यूज़ के थ्रू तुरंत जानकारी हो गई। फिर हम लोग गए वहाँ पर, वहाँ जाके मिले परिवार से। जब मौका देखा, सारी चीज़ों को देखा, तो बड़ा मुझे कष्ट हुआ। बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार था, बच्चियाँ पढ़ रही थी, संघर्ष कर रही हैं अपने उसके लिए। तो मुझे लगा ये तो गलत हुआ। हमारे यहाँ विधान परिषद सदस्य थे प्रिंसू जी, मैंने उनसे कहा आप जाके इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करिए, परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ओके जी। और परिवार से बच्चियों ने हमारा नंबर लिया। हमने कहा जब भी बेटा कभी भी कोई आवश्यकता हो, जहां भी हो, मैं आई एम ऑलवेज। कुछ समय पहले शायद उनके जो बच्ची थी उनके पिताजी की हाँ, फादर एडमिट थे, तो पैसे नहीं थे। फोन किया था, नहीं ऐसा ना कहिए, पैसे नहीं थे। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही कह दिया ना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है। और हम लोग गए वहाँ पर देखने, उसे सूचना दिया बच्ची ने, तो मैं गया वहाँ पर, मिलने गया, मिला उनसे, देखा भी। बीएचयू में अपनी पूरी टीम लगा दी। हमारे बीएचयू में लड़के हैं वहाँ पे, एकदम पूरा काम देखते हैं सारा। बीएचयू के पढ़े लिखे लड़के हैं वहाँ से, हॉस्पिटल का जो भी काम होता है वो लोग जाते हैं। हमारी एक राष्ट्रवादी नौजवान सभा एक संगठन भी है हमारा यूथ का, तो उसमें पार्थ हैं, प्रियांशु हैं, तमाम लड़के हैं, अमन हैं, सब लोग जाके वहाँ पर देखते थे सारी चीज़ों को। उन लोगों ने देखा वहाँ पे अच्छे से और इलाज कराया। हम भी गए देखने के लिए। जो पैसे की जरूरत थी वो लोग इकट्ठा रहता, सोचा हमारी संस्था इकट्ठा करती है आपस में ही, जो ग्रुप है आपस में करके देते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है। 1998 में यूपी पुलिस ने आपका एनकाउंटर कर दिया था। हर जगह खबर चल गई कि धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन 4 महीने बाद आप सामने आते हैं और अपने आप को सेंटर करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा वो पूरी घटना क्या थी, और जब आपको पता चला? 17 अक्टूबर 1998 की घटना है ये। एक फेक एनकाउंटर भदोही में करके पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए 4 लोगों की हत्या कर दी। उस समय एक मर्डर हुआ था यहाँ पे गोमती नगर में 1997 में। अंबेडकर उद्यान के एक इंजीनियर थे, गोपाल शरण श्रीवास्तव थे, उनका कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था। और उसमें पुलिस की कार्रवाई, कार्यप्रणाली तो बड़ी खराब है। इससे जब मैं विधायक बना तो सबसे पहले मैं पुलिस सुधार पे मैंने बात की थी, और पुलिस सुधार पे यहाँ के एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह जी ने पुस्तक भी लिखी है, अच्छा उसमें सुझाव है, हमने पढ़ी उस पुस्तक को। तो मेरा बार बार मांग रही है, और मैं मानता हूँ इस बात को, कि जो पुलिस, जो थाना FIR करे, लॉन्च करे, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलनी चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटिंग सेल एक स्टेट में अलग गठित हो जाना चाहिए, हर जिले में, हर थाने का। ऐसा क्यों? क्योंकि तब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तभी हो पाएगी। जो थाने में FIR लिखेगा, जो दरोगा मेरे खिलाफ, वो तो मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट देगा ना। ये इंडिया में ही प्रैक्टिस है केवल। अच्छा, बाहर नहीं होता? नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग सेल अलग होनी चाहिए। यूएस वगैरह में जो हम दूसरे के अडॉप्ट करते हैं तो हमको देखना चाहिए, वहाँ FIR कोई करेगा, जांच कोई करेगी, एजेंसी। तो यहाँ भी वही होना चाहिए, तो तभी आपको क्लैरिटी आएगी। क्यों यहाँ मांग होती है कि CBCID कर दिया जाए, CBI कर दिया जाए? इसीलिए तो मांग होती है ना। जो पुलिस FIR करती है वो अपने आप को कैसे गलत कहेगी, हमने FIR गलत कर लिया है। ओके। तो इन्वेस्टिगेटिंग सेल अलग बन जाना चाहिए, वो जांच करे,
वो सही रिपोर्ट लगाएगी। उसको तो कोई प्रेशर नहीं, ना उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कि उसने FIR किया तो अपनी बात को सत्य करना, झूठी बात को। ठीक है। तो यहाँ उसी तरीके से एक झूठी FIR मेरे खिलाफ हुई और उसमें मैं उस समय के तत्कालीन SSP थे रजनीकांत मिश्रा जी, उनसे मैंने बात किया और उस समय के क्या कहते हैं यहाँ के एक एडिशनल SP थे, उनसे मैंने बात किया। उस समय भी उस सेवा में, रजनीकांत जी तो शायद रिटायर हो गए। हमने बात किया, मेरा कोई मसला नहीं इस मुद्दे से, और इसमें अगर आप मुझे FIR करेंगे और मुझे इसमें मुलजिम बना देंगे, जेल करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा कैरियर स्पॉइल होता है। लेकिन रजनीकांत मिश्रा जी को समझ में नहीं आया, वो हमको धमकी देने लगे, सरेंडर कर जाओ नहीं तो गोली मरवा देंगे, कटवा देंगे। हम भी नौजवान थे, हमने भी कुछ कहा हुआ, हमने कहा ठीक है जो करना हो कर लीजिएगा, देखा जाएगा। हम नहीं मानने वाले ना। नहीं, गलत, हमने कहा हमने किया है नहीं आप इस तरीके से। हमने भी जितना हाथ पैर मारना था जगह जगह प्रयास किया कि इसमें CBCID इंक्वायरी हो जाए, कम से कम क्लियर फेयर इंक्वायरी हो जाए, नहीं हो पाई बात। ओके। ऑलरेडी उसके पहले से एक मुकदमा झेल रहे थे हम। तो उसी में, चूंकि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था उस समय, तत्कालीन सरकार का BSP की सरकार थी और एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था अम्बेडकर उद्यान का, उसी के इंजीनियर थे गोपाल शरण श्रीवास्तव जी, JE थे। ओके। तो उसमें आनंद फानन में रिवार्ड कर देना, ये कर देना, तमाम। तो झूठी एनकाउंटर खबर क्यों उड़ाई गई, इससे क्या फायदा? पुलिस अपने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एक होता था, एनकाउंटर किसी को मार दो, अच्छा, इसके ऊपर रिवार्ड है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाता था। इंस्पेक्टर्स क्या कहते हैं, SI को इंस्पेक्टर बन जाता था, इंस्पेक्टर CO बन जाता था। इसी लालच में लोगों ने किया। बाद में 34 लोग उसमें जेल गए। तो ये है पुलिसिंग। ओके। तो 4 महीने बाद जो आप आए, 4 महीने कहाँ थे आप? नहीं, 4 महीने नहीं, तो अक्टूबर की मैं बता, 17 अक्टूबर घटना थी, नवंबर दिसंबर, मैं 11 जनवरी को सरेंडर कर गया था। ठीक है, तो अक्टूबर से जनवरी 4 महीने हो गए ना? हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो तो इतने टाइम किधर थे? मैं मुंबई था। अच्छा। हाँ। ओके। और मुंबई था, मैं सोचा कि ये तो पा जाएंगे, मुझे गायब भी कर देंगे अपनी थ्योरी को सही करने के लिए पुलिस। तो मैंने कहा कि थोड़ा और टाइम बीते, तो जनवरी में मैं अपने माता पिता जी से बात करके बताया। उनको तो कम से कम सबसे ज़्यादा चिंतित कोई होगा तो माता पिता होंगे। मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि आप निश्चिंत, नेक्स्ट डे ही हमको सूचना मिल गई थी, तो अपने चैनल वगैरह आ गए थे आप लोगों के तो उससे पता चल गया था। तो मैंने माता पिता जी से बात करके बताया, आप लोग निश्चिंत रहिए, नथिंग, आई एम फाइन, मैं आके सरेंडर कर जाऊँगा। मैं जनवरी में आके सरेंडर कर गया। ओके। आप पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं। मुझे ये जानना है कि पहली बार आपके खुद के लिए बाहुबली शब्द आपको कब सुनने को मिला, किस घटना के बाद, क्या हुआ था? मुझे खुद ही नहीं मालूम, कब नाम दे दिया गया। नहीं, पहली बार कभी सुना होगा ना कि धनंजय सिंह बाहुबली, ऐसा कोई खबर एक दिन चल रही थी आज तक या किसी चैनल पे, मैं देखा अचानक बाहुबली धनंजय सिंह लिख दिया गया। हमने कहा कौन सा नामकरण हो गया। वैसे मतलब क्या होता है बाहुबली का आपके हिसाब से? देखिए, सब नामकरण कर देती है मीडिया, ऑपोजिशंस के लोग तमाम इस तरीके से नामकरण कर देते हैं, तो नामकरण हो गया बाहुबली। हमको लगता है कुछ रहा होगा उस समय, बाहुबल, ताकतवर लोगों को बाहुबल कह दिया गया, इसी मुझे तो यही लगता है, और कोई बात नहीं है। ये ताकतवर तो आप रहे हैं शुरू से? नहीं, ताकतवर नहीं रहे, ताकतवर का अलग अलग परिभाषाएं हैं। शरीर से तो ताकतवर हूँ ही मैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है अपने, और मानसिक रूप से भी ताकतवर हूँ। कोई भी समस्या होती है उसको सामने से फेस करने का प्रयास करता हूँ, पलायनवादी नहीं हूँ मैं। बहादुर व्यक्ति हर व्यक्ति को रहना चाहिए, लेकिन ये समझना होगा बहादुरी में और अपराधी की रेखा जो बहुत पतली रेखा दोनों के बीच में है लोकतंत्र में। ओके। बहादुरी में अगर आप ऑफेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपराधी हो जाते हैं। अपने आप को डिफेंड करते हैं तो आप ठीक है, बचे रहे। ये चीजें, मुकदमे लद गए हम लोगों को, छात्र जीवन में लड़ाई झगड़े हुए, नो डाउट, दो ग्रुप हो गए, छात्र संघ में 2-4 ग्रुप होते हैं, आपस में क्लैश होता है, तो झगड़े होंगे, छिटपुट झगड़े होंगे, पहले 323-5-4 कायम होंगे मारपीट के, फिर उसी में झगड़े हो जाते हैं, कोई गोली चला दिया, कोई बम चला दिया, 307 के मुकदमे कायम हो जाते हैं। इसी तरीके से झगड़े होते हैं छात्र संघ। आपको खुद को लगता है कि कभी आपने अपराध किया? चलो केसेस वगैरह हैं वो तो अलग बात है, लेकिन खुद को कभी फील होता है? नहीं, मैंने कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। अनैतिक कार्य नहीं किया। आपको लोग गरीबों का मसीहा भी कहते हैं और कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं, अच्छा सुनने में क्या लगता है? ये तो नामकरण है, मुझे गरीबों का मसीहा भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, और
और बाहुबली सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। बीइंग ए पॉलिटिशियन, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते मेरा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है मेरा ये कि मैं समाज के सबसे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो सबसे समाज का गरीब तबका, उसके उत्थान के लिए मैं प्रयास करूं, काम करूं। अपने लेवल पे, सरकार के लेवल पे, एनजीओज के लेवल पे, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं इस दिशा में, उनके सहयोग से उनके उत्थान के लिए मैं काम कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। अब आते हैं सर करंट मुद्दा जो चल रहा है, ये कोडीन सिरप रैकेट। सोनभद्र में चिप्स और नमकीन के पैकेट में 100 करोड़ से ज्यादा का बैंड कप सिरप पकड़ा गया था, और जिसके मेन अक्यूज बताए जा रहे हैं शुभम जायसवाल, जो वाराणसी से हैं, लेकिन नो, आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग हियर। हाँ। अभी जो गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहीं कहा नहीं कि इट्स अ बैंड। ओके, आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा, जितना ठीक है, मैंने सुना। ये मैं क्लेरिफाई कर लूंगा। शुभम जायसवाल बेसिकली वाराणसी से हैं और दुबई फरार बताया जा रहा है उनको। आई डोंट नो कि फरार हैं कहाँ हैं, हाँ, लेकिन शुभम जायसवाल बनारस से मैं जानता हूँ, एक बार उनके घर भी गया हूँ। उनसे आपका रिलेशन जोड़ा जा रहा है? नहीं, आलोक सिंह एक हमारे बहुत यहाँ करीबी हैं, उनके बड़े भाई हमारे मित्र थे, और मैं बचपन से जानता हूँ। उनका घर और मेरे मौसी का घर अगल बगल था, तो मैं अपने मौसी के यहाँ लखनऊ पढ़ता था, तो आता जाता था, तो तब से मैं जानता हूँ। क्लास 5th-6 में रहा होगा आलोक, तब से मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, लेकिन ये शुभम जायसवाल? आलोक के परिचित हैं एक अमित, हाँ, और अमित के परिचय में शुभम आया था कहीं से। ओके, तो आलोक इस तरीके से इन लोगों की एक चेन बन गई थी। तो कोई ऐसी बात नहीं, तब तो बिजनेस, जब तक आप किसी केस में वांछित ना हो, हाँ हाँ, जब तक आपके ऊपर मुकदमा ना कायम हो, ठीक है, तब तक किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हैं, बता दीजिए। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आप पीछे क्या कर रहे हैं, आप तो मैं एक पत्रकार जानता हूं ना। ऐसे इस देश में लाखों एग्जाम्पल हैं। अनलेस अनटिल कोई क्राइम प्रिज्यूम हम कर लें कि क्राइम करने वाला है, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में है, कोई हम लोगों को बुलाते हैं, फीता काटने के लिए कोई बुला लिया, मान लीजिए अभी गोवा की जो घटना हो गई, कोई ना कोई नेता गया होगा, फीता काटने गया होगा, उसी को बुला कर आए होंगे ना। बहुत सी जगहों पे ऐसा हो जाता है। विजय माल्या जी के साथ पूरे देश के सभी नेता घूमते रहते थे, कोई जानते थे बैंक के साथ फ्रॉड करके चले जाएंगे, बता दीजिए। तो शुभम जायसवाल, आलोक को दवा व्यापारिक और अबॉट जैसी कंपनी का सीएनएफ था उसके पास, पूरे स्टेट का था। तो आलोक जैसे लोग तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे ना, इसके पास बहुत बड़ा काम है, चलो हम भी कर लें। कुछ इस तरीके का कुछ लालच प्रलोभन में पड़ गए होंगे। ओके, ये आलोक जो आप कह रहे हैं, ये आलोक प्रताप सिंह ही है, राइट? हाँ, आलोक प्रताप सिंह। तो ये डिसमिस्ड कांस्टेबल है। हाँ, और क्लास 6 से ये आपके दोस्त रहे हैं? दोस्त नहीं रहे हैं। अच्छा, इनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं, वो सब अच्छा, इंस्पेक्टर हैं इस समय। लेकिन मैंने देखा है कि आपका और इनका एड्रेस दोनों का सेम है वोटर आईडी पर। ये एड्रेस नहीं, हाउस गांव ऐसा है, सब हाँ। चुनाव में जाते थे गांव, तो गांव वोटर बन गए होंगे अपने से। हाँ। कौन चुनाव, बहुत से लोग पता ही नहीं चलता है, तमाम लोग जाके वोटर बन जाते थे उस समय। ओके, तो ये हिंदुस्तान में, अब मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रपति जी के नाम से वोटर कोई बन जाए कहीं जाके, ये तो SIR लग जा रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। भारत सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा। नहीं तो होता कि हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव होगा तो वोटर बन जाएंगे कहीं, कोई सभासद नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है तो सभासद के वोटर के लिए सभासद अपना दौड़ के घर घर घूम घूम के वोटर बनाता है, आदमी अपना वोटर बनाता है। तो वोटर बनाने की प्रक्रिया में वहां पे लड़के कोई बना दिए होंगे, बन गए होंगे, अपने से बन गए होंगे, बना दो हम भी वोट डालेंगे, तो ओके, ऐसे बन जाते। तो ये अमित सिंह को क्यों अरेस्ट किया गया है, अमित प्रताप सिंह? तो आई डोंट नो अभी क्यों पकड़ा गया है, अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है। ओके, ये हमें लगता है कि बिना क्लैरिटी के अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, कुछ पुलिस ने जल्दबाजी में कुछ किया है। ओके, किसी पुरानी FIR में इंक्लूड किया है किसी तरीके से। आपने विवेचना होने दीजिए, अब मुझे ऐसा लगता है विवेचना होने दीजिए, क्योंकि जो FIR बताई गई गोमती नगर लखनऊ की, यहाँ की अंसल की, ये FIR 2024 की थी। तो अमित भी यहीं थे, आलोक भी थे यहीं पे, 1.5 साल बाद क्यों अरेस्टिंग हुई? ओके, तो ये तो क्वेश्चन मार्क इसी पे है। आपने PM और CM को लेटर लिखा है CBI जांच की मांग? नहीं, मैंने सोशल मीडिया से अपील की है। हाँ, मैं अभी CM को पत्र नहीं लिखा, CM साहब को मैं लिखूंगा। CBI की जांच की मांग नहीं, उसमें हुआ क्या कि ऑपोजिशन के लोग, उसमें समाजवादी, स्पेशली समाजवादी पार्टी के लोग, उनके एजेंट कुछ, और जो सोशल मीडिया हैंडलर भी हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो लोग जो है एक प्रायोजित की तरह, एजेंडे की तरह काम किया कुछ लोगों ने आपके खिलाफ। यस, तो टू मैलाइन माई इमेज, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और सरकार को भी उसमें डेंट करने का प्रयास किया गया,
जिस तरीके से बातें आई, आप लोगों का बयान सुन लीजिए, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट का बयान सुनेंगे आप, या जिस तरीके से अखिलेश जी बोल रहे हैं, या सदन में इनके नेता जिस तरीके से बोल दिए कि पार्लियामेंट के अंदर 3-3 MP बात कर रहे हैं, उसमें राजीव राय तो पढ़े लिखे हैं, धर्मेंद्र जी बोल सकते हैं हाउ यू कैन रोक, तो मैं समझ सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रिया सरोज तो पढ़ी लिखी एडवोकेट है वो, उससे मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, हमारी पड़ोस की, हमारे जिले की, उनके फादर हमारे साथ MP रहे हैं, कम से कम वो पढ़ के क्या बोल दी, उन्हें समझना चाहिए सब बोलने से पहले, क्लैरिफाई करती हो। जौनपुर में अपने CMO से पूछी होती कि CMO से बनारस से, वो बनारस में भी एक पार्लियामेंट, एक असेंबली सेगमेंट आता है मछलीसर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्हें दोनों CMO से बात करना चाहिए था, कोई डेथ रिपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है। वो पढ़े लिखे लोग, इसीलिए संसद में आप आए हो, पढ़े लिखे, यंग है वो, बातचीत ठीक करती है वो, तो मुझे लगा वो तो कम से कम ठीक, राजीव राय जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको सही कम से कम जानकारी करके करना चाहिए था। सदन में चिल्लाने लगे बच्चे मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, इस कप सिरप से, एक भी फिर सरकार की क्लैरिफिकेशन आया। मैं तब तक नहीं बोल रहा था, हमने कहा ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है ना, ये सरकार बताए कि उसके यहाँ किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई है, काम क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा, सरकार का काम है। मैं सरकार तो हूं नहीं, मेरे ऊपर एलिगेशन पॉलिटिकल लगाए जा रहे थे, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लगाए जा रहे थे। अखिलेश समाजवादी पार्टी जो है हमको एक छतरी के को समझ के हमको टारगेट कर रही थी, उसके पहले भी वो कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से हमारा दोस्ती और मैत्री और रिश्ता खट्टा मीठा चलता रहता है, और बहुत पुराना चल रहा है। कभी हमने इनकी सरकार भी बनवाई थी समाजवादी पार्टी की, तो चलता रहता है, वो कोई विषय नहीं। लेकिन सरकार कटघरे में खड़ी हुई, सरकार को जवाब देना था, जो सरकार जवाब देता, मैं लोगों से बात किया, फिर मैं मीडिया से। तो ये जो समाजवादी पार्टी एलिगेशंस लगाती है, तो 2027 में यूपी इलेक्शन में कहीं आपको टारगेट करके बिल्कुल करें, क्या फर्क पड़ता है। 2022 में भी तो किए थे, 2022 में जब हमको टारगेट किए थे वो, तो उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम 400 सीट जीत रहे हैं, 403 में। हमने कहा 403 तीनों बोल देना चाहिए था, फिर कहा 3 छोड़ दिए किसी के लिए। तो हमने कहा था कि 100 सीट पाएंगे। मैंने अपने एक इंटरव्यू में, रेपुटेटेड चैनल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 100 सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और कमोबेश 109 पे रुक गई समाजवादी पार्टी। तो 10% प्लस माइनस तो किसी का भी, मैं कोई इतना तो, लेकिन जो मेरा असेसमेंट था यही आना चाहिए था, तो वही आया। तो इस बार जो आएगा देखिएगा, जिस तरीके से उस समय इन्होंने कमेंट किया था, अब 2027 में आप देखिएगा, अगर कांग्रेस से समझौता नहीं होगा तो 50 का मार्क नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, हाँ। और हम बताएं, ये जो मुद्दे सारे बनाए गए इधर बीच, मुझे दुख होता है। अखिलेश जी हम लोगों के व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मिलते हैं तो बात भी होती है हम लोगों की। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, मैं उनको प्रोग्रेसिव लीडर मानता हूँ। प्रयास भी उन्होंने जब आए तो करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार में रहते उनके नाक के नीचे बहुत गलत हुआ तो मैं कितना, या अपने को दोषी नहीं मानेंगे। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके की धांधली हुई थी 2012 से लेके 17 के बीच में, पूरा कमीशन बदनाम हो गया था हमारा। अनिल यादव कमीशन बन गया था, जिसको चेयरमैन बनाया था इन्होंने। तमाम मेधावी बच्चे जो परीक्षा में अपियर हो रहे थे, कम से कम 40-50 लाख विद्यार्थी अपियर होते विभिन्न परीक्षाओं को लेके, और आप जो है उन लोगों को हर जिले में ऐसे ऐसे कॉलेजेस को सेंटर बनाए गए जिनको आप, बाउंड्री वॉल भी नहीं थी उनके अंदर। सोचिए आप, मैं अपने यहाँ गांव में मैं जा रहा था एक बार, देखा है PCS का एग्जाम का सेंटर पड़ा था, उस गांव में खिड़की पकड़ के 20 लोग खड़े थे। हमने कहा PCS का एग्जाम ऐसे हो रहा है, चीटिंग करवाने के लिए। हाँ, कॉपियां बाहर से लिख के चली जाती थी। नकल माफियाओं का जाल पूरे प्रदेश में फैल गया था। जो बेचारे पढ़ते हैं बच्चे, जाके 10 साल किसान, देखिए वो मीडियोकर फैमिली के लोग जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग जाते हैं, वो सरकारी नौकरी, अमीर आदमी सरकारी नौकरी की तरफ बहुत नहीं देखता है, उसके पास तो तमाम ऑप्शंस हैं। लेकिन जो गरीब परिवार, जो फर्स्ट जनरेशन है, वो तो सोचता है संघर्ष करके कुछ हम प्राप्त करें। जाएंगे, वो IAS बनने जाता है, प्राइमरी के अध्यापक, और चपरासी बनने तक कॉम्प्रोमाइज कर लेता है वो, सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए हमें, इतना उसका। और जब भी देश पे इसलिए करता है
कि जब भी देश पे आपदा विपदा आई, अभी कोविड का जब समय आया, आप देखिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल शट डाउन हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारे जितने थे वो तो अपनी जान की बाजी लगाए। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ था 2021 में, कम से कम पूरे प्रदेश में 1500 अध्यापकों के मरने की खबर आई एग्जाम कराने के दौरान, सरकारी कर्मचारियों की। वो तो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इसलिए कि अगर हम मर भी जाएंगे तो मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को एक जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी, मृतक आश्रित कोटे में नौकरी तो मिलेगी। आप उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। आप तो कभी जवाब नहीं देने आए छात्रों के बीच में जाके। छात्रों से माफी मांगना चाहिए था इनको जाके। फोन पे बात होती है कभी? नहीं, कभी कभार मिल गया कहीं पे पब्लिक प्लेस पे। क्या बोल के संबोधित करते हैं? अखिलेश जी कहते हैं। अरे हम उम्र हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि राजनीति हमसे बहुत सीनियर है। सन 2000 में वो बाई इलेक्शन पार्लियामेंट चुनाव जीत के गए थे, मैं 2002 में विधायक बन गया था। और वो तो भाई बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे थे, उनके साथ तो बहुत बड़ा टैग था। मैं तो धनंजय सिंह, मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन था अपने परिवार का। मैं तो जो भी खड़ा किया मैं अपनी बदौलत खड़ा किया ना, उनकी तरह बैकग्राउंड मेरा था नहीं पॉलिटिकल। तो आप मानते हैं काबिलियत कम है उनमें? नहीं, मैं ये नहीं मानता काबिलियत कम, नहीं कह सकता। देखिए, अनुभवों के साथ आदमी सीखता है। अखिलेश जी जो 2002 में रहे होंगे, 4 में रहे होंगे, आज उन्हें बहुत अंतर आएगा, हो सकता है आगे और सीखे। पॉलिटिक्स में प्रतिदिन आप सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम बयान कभी कुछ दे देते हैं, गलत दे देते हैं, उससे हम सीखते हैं, यार नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम स्वयं में आत्ममंथन करते रहते हैं। ओवरऑल करते क्या है हम लोग? राजनीति तो समाज बनाने के लिए आए हैं ना। हमारी अखिलेश जी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। विचारों का तालमेल नहीं हो सकता है। उनके विचार से हम नहीं सहमत हो सकते, हमारे विचार से वो सहमत नहीं हो सकते। लोकतंत्र में विचारों की सहमति और असहमति होती है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रंजिश नहीं होगी। आज भी वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुझे मुद्दा बना रहे हैं, पहले ही बनाए थे। हो सकता है कल राजनीतिक फायदे के लिए मेरे साथ खड़े दिखे वो, और ये नॉर्मल है। ये तो सामान्य सी बात है। एग्जाम्पल देता हूं मैं। इस देश में चंद्रशेखर जी को इमरजेंसी में कांग्रेस ने बंद कर दिया। उसी चंद्रशेखर जी को कांग्रेस ने बुला के हाथ गोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री बनाया था। जब रिजाइन दे दिए चंद्रशेखर जी, तब भी हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि नहीं 1 साल के अब कुछ नहीं करेगी कांग्रेस, आप 1 साल तक और बने रह जाइए। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सम्मान को तरजीह दिया और कहा कि नहीं, मुझे कोई सरकार की जरूरत नहीं है, मेरे चंद्रशेखर के सम्मान से बड़ा देश के प्रधानमंत्री का पद नहीं है, यह कहकर उन्होंने त्याग पद दे दिया। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने ट्वीट किया था कि ये जो आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं, ये पीएम की छवि खराब करने की चाल है। तो मुझे एक चीज पूछना था कि आप अभी बीजेपी में है नहीं, एलिगेशंस आप पर लग रहे हैं, इससे पीएम की छवि कैसे खराब होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बयान आप पढ़िए, वो तो एकदम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि पीएमओ का एक अधिकारी इन्वॉल्व है। ओके, आप उठा के देखिए, तब मुझे इस बात का करो। प्रधानमंत्री भाजपा और कांग्रेस का मत देखिए। तो पीएमओ का अधिकारी किसकी बात हो रही है? मतलब ऐसे अनर्गल एलिगेशन भाई, मन में आ गया, शौक आ गया, किसी का नाम ले लो। मैंने इसी बात को आपको कहा ना कि जो लोग इस तरीके के, कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं और अच्छे, जिनकी कोई जवाबदेही है, वो लोग कम से कम ऐसे जो अनर्गल स्टेटमेंट देते हैं, जिससे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा भी है, उनके भी है, ठीक है। उनके मान अपमान से हमारी भी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आलोचना करिए, जो करिए, ठीक है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपने एक्स पे ये भी लिखा था कि राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकारों को गुमराह किया है। तो ये राजनीतिक विरोधी आपके कौन हो सकते हैं? बहुत से लोग हैं, जिले में भी होते हैं जिनका वेस्टर्न और उस पे लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, ईस्टर्न यूपी में तमाम लोग हैं। और सोशल मीडिया, पत्रकारों के साथ साथ तो बहुत नहीं कहूँगा, पत्रकार बंधुओं ने हमें, बहुत से लोगों ने अच्छा भी लिखा, बहुत से लोगों ने खराब भी लिखा। हाँ, बिल्कुल लिखा। कुछ लोगों ने एजेंडा भी चलाया, 1-2 लोगों ने। लेकिन चलिए, मुझे याद किए इस समय भी, अच्छा बुरा उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई याद करके। लेकिन निश्चित रूप से उनको एक लीगल नोटिस बनती है, दी जाएगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा, सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है कुछ, उन लोगों ने नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था। और मैं उनकी करीबियाँ, मैं उनके हिस्ट्री जब गया चेक किया, तो दे आर वेरी क्लोज टू समाजवादी पार्टी।
ओके। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं उससे बना, और उसी को लेके अखिलेश जी ने अपना बयान शुरू कर दिया होगा। हाँ। क्योंकि इसके पहले भी जब हमारे खिलाफ 2022 में बोले थे तो सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ जानकारी में, आधी अधूरी जानकारी में बोल दिए कि हमारे ऊपर रिवार्ड है, हम फरार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जबकि हम कहीं नहीं थे। मैं तो बेल करा के आके था। अजीब स्थिति है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, हाँ व्यवहार से आपको कोई भी जीत सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसी व्यवहार का फायदा उठाते हैं कुछ लोग और बाद में पीठ पीछे धोखा देने की भी साजिश होती है? नहीं, लोकतंत्र में देखिए डरना किसी को नहीं चाहिए, हम ही नहीं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। और साथ साथ हमको आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों को भी हमें आपको समझते रहना चाहिए। और रिश्तों के लाभ हानि पे नहीं देखा जाता। हम लोग रिश्ते हैं तो रिश्ते निभाते हैं। फायदा तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है, कौन लाभ लेके भाग जा रहा है, कौन आपको आपके साथ खड़ा है, नुकसान कर रहा है, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, जितना देर रहते हैं, ईमानदारी से रहते, किसी के साथ धोखा वोखा नहीं दिए आज तक। और दबाव कोई नहीं डाल सकता। कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। क्यों डाल देगा भाई, क्यों दबाव मान लेंगे? आपसे हमने कहा ना, लोकतंत्र में सहमति और सहमति हो सकती है, और कोई किसी विचार से आप लंबे समय तक असहमत भी नहीं रह सकते हैं और सहमत भी नहीं रह सकते। विरोध के स्वर तो उभर ही जाएंगे। किसी से डर लगता है क्या कभी? किसी से? ईश्वर, और क्या, बस ईश्वर से कहता है, ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे कि मुझसे गलत न होने पाए। धरती पर किसी से नहीं? नहीं, माता पिता को छोड़ दिया जाए, माता पिता से हाँ, माता पिता की गार्जियन से तो लगता है, बाकी तो कुछ हो ना हो। गलत स्वयं से डर लगता है कि मुझसे गलत ना होने पाए, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। लेकिन एक बात ये भी सच है कि लोग आपसे डरते हैं, ये परसेप्शन तो है। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कभी आज तक किसी को न डराया है न कुछ कहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से बात करता हूँ। मैं राजनीति भी करता हूँ, मैं अपने यहाँ सिपाही की जो है उससे भी बहुत प्रेम से ही बात करता हूँ। कभी मेरे यहाँ किसी हमारे जितने अधिकारी नौकरी किए होंगे, हम लोग, आप जाके बात कर सकते हैं, बहुत विनम्रता से ही बात किए होंगे। सामने वाले ने कुछ गलत कहा, उसको भले कुछ कह दिए हो, डांट दिए हो, बोल दिए हो, कि वो कम से कम सीखो। मैं तमाम लोगों को सीख भी देता हूँ। देखिए, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी, जो लोग पॉलिटिशियन है, जो झगड़ा कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम तो बात ही दे सकते हैं ना। और हम अपने जिले को किसी भी ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा समझते हैं। मैं बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ लंबा समय व्यतीत कर रहा हूँ ना। और लोग, हम दिन भर में 1500 लोगों से हम मिलते हैं। हम वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझते हैं, आर्थिक स्थिति को समझते हैं, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, हम सब समझते हैं। एक अधिकारी आया 6 महीने के लिए आया, कि साल भर के आया, 2 साल के आया, ये तो फिक्स टेन्योर हो जाना चाहिए एसपीडीएम का, एक जिले में 2 साल का कम से कम। वो जिले को समझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आपके साथ जो काफिला चलता है, जो सिक्योरिटी में लोग होते हैं आपके, सब वेपन्स होते हैं उनके पास, आपके खुद के पास कोई पर्सनल वेपन होता है? खुद के पास पर्सनल वेपन होते हैं? नहीं, हमारा लाइसेंस नहीं बना। हमारे साथ के लोग हैं, सबके लाइसेंस बने हुए हैं, सबके लाइसेंस ही वेपन है। चलाए हैं कभी आप? हैं? चलाए हैं कभी? अरे बहुत फायर किए हैं हम। किसी को मारा हो? नहीं, हम तो तमाम, हम लोग जाके फायर किए हैं, फायरिंग रेंज पे बहुत फायरिंग की है। वो प्रैक्टिस में बिल्कुल करते रहना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। रियल में फौजी का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कुछ सवाल थोड़े अलग हटके हैं। हाँ, पूछ। मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी, आपके वो राइवल रहे, तो उनकी डेथ पे आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, कोई मुख्तार से मेरा कोई पर्सनल वो नहीं रहा कि मुख्तार ने, हमने उनके आदमी किसी को मारा हो या उन्होंने हमारे किसी आदमी को, हमारा उनका वैचारिक विरोध था। मुख्तार का एक, यहाँ पे जब हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो बड़ा दबाव था, विधायक बन चुके थे, तो जौनपुर में तमाम काम वाम जो भी होते थे उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था। उस पर हमने ब्रेक लगाया। हमने कहा कि भाई जौनपुर में ना हस्तक्षेप करो आप। वहीं से फिर धीरे धीरे मनमुटाव नहीं हुआ। मनमुटाव क्या, फिर दूरी। हम भाई मनमुटाव होता तो लड़ते फिरते, लेकिन आप पीठ पीछे उन्होंने
क्योंकि हमारा वो विधायक थे, मैं विधायक नहीं था, समझ गए आप। तो बहुत से ऐसे कन्फ्रंटेशन हुए, लखनऊ में भी तमाम इश्यूज पे हुए। फिर लखनऊ जेल में मैं था तो उन्होंने उस समय चूंकि विधायक थे, इन्फ्लुएंस करके तमाम जेलों से सबको हम लोगों का ट्रांसफर हो गया था। और जेल में तमाम विवाद कराने का, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरी लखनऊ की जेल के जितने बंदी थे, कम से कम 2000 बंदी खिलाफ हो गए, पूरा ईंटा पत्थर चलाए उनकी बैरिक पे चढ़ के, बवाल हुआ था पूरा। आप हिस्ट्री पूछिएगा जाके, पुरानी जेल लखनऊ थी, बताएंगे। तो जब आप अधिपत्य बनाने का प्रयास, जेल में सभी लोग बंद हैं, कोई किसी कारण से बंद है, कोई दहेज में बंद है, कोई सही, बहुत से लोग गलत बंद है, बहुत सही बंद है। तो अपने आप प्रभाव को दिखाओगे तो उसका नुकसान होगा ही, और हुआ भी। उसके बाद मैं 2002 में विधायक बन गया। तो विधायक बन गया तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ही साथियों को हमारे खिलाफ भड़का के मेरे ऊपर गोली चलवा दिया। ओके 2002 में। तब इसको लगा कि भाई उनको कि हम अब एमएलए हो गए, अब मेरा कद बड़ा हो गया। और लखनऊ में थे तो हम लोग, लखनऊ में लड़कों का जुड़ाव भी बहुत था हम लोगों के साथ। तो उनको लगने लगा होगा कि भाई ये तो अब इस दुनिया में नहीं है कि आप बात किया जाए, छोड़िए। आप जब नैनी जेल में थे तो आपने ट्रांसफर मांगा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के गैंग के शाप शुक्र। नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा, ऐसा नहीं था ना, कभी मैंने कभी नहीं मांगा। ओके प्रशासन ने मुझे खुद ही ट्रांसफर कर दिया, वहां से फतेहगढ़ भेज दिया था। हमने कभी ऐसी कोई एप्लीकेशन आज तक नहीं उठाया, मैंने किसी के भय से कहीं रोक किया हो। अच्छा, लेकिन मीडिया में खबर है, फर्जी खबर है। ओके। अच्छा, अभय सिंह के बारे में थोड़ा सा पूछता हूँ। अभय सिंह ने पब्लिकली कहा है कि 1998 में संतोष सिंह की जो हत्या हुई थी, आपने और गुड्डू मुस्लिम, जो कि अतीक अहमद के काफी करीबी थे, ये मिलकर साजिश रची थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, अभय सिंह हमारे संबंध रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, बहुत खास रहे हैं संबंध। देखिए, जब संबंध होते तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, खट्टी मीठी आज नहीं है, इसमें कहीं वो नहीं है। रही बात गुड्डू मुस्लिम की, ये बात अभय सिंह बार बार बोलते हैं। अभय सिंह झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है। रिश्तों के बीच में उस आदमी ने झूठ बोला, इसीलिए अकेले पड़ा रह गया वो आदमी। उस समय के विश्वविद्यालय के साथ पढ़े साथी कई लोग बचे उनके साथ, उन्हीं से पूछिएगा। तो गुड्डू मुस्लिम उन्हीं का साथी था, उसके साथ उन्होंने कई लूट किया, जिसमें कुछ में एफआईआर हुई, कुछ में नहीं हुई। अभय सिंह ने किया? हाँ, इलाहाबाद में एक लूट घटना बताता हूँ, आप जाके पूछ लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। एक अनिल विक्रम हम लोगों के साथी होते थे, गुड्डू मुस्लिम के साथ, वो गुड्डू मुस्लिम एक और इलाहाबाद के होते, तीनों लोगों ने मिलकर अनिल विक्रम के पिताजी की स्कूटर छीन लिया। ओके। और वो स्कूटर लेके आए, जब अनिल विक्रम देखा तो मेरे पिताजी की स्कूटर थी, वहीं बगल के मोहल्ले में रहते थे। तभी लोग जान पाए कि तो इनके पिताजी को छोड़ के भाग गए। उसमें एफआईआर भी है। ये कब की घटना है? ये हमारे ख्याल से 91 की घटना होगी, 90-91 घटना होगी, सोचिए आप। उसके बाद 1992 में गुड्डू मुस्लिम के साथ अभय सिंह जौनपुर में 15 जनवरी को एक लूट करते हैं, महाराजगंज पेट्रोल पंप, 13,000 रुपए की लूट होती है। वो होते हैं, गुड्डू मुस्लिम थे और क्या कहते, एक मदन सिंह थे, ठीक है। चूंकि राजकेशर सिंह जी जब उनका नाम नहीं लेते हैं, वो जौनपुर जाते हैं तो दूसरों का नाम लेते हैं। अपने मामा के नाना के घर से रिश्ते इनके लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब भाई उनके घर में कोई रहा नहीं राजनीतिक रूप से, तो अब वो लोग कमजोर हो गए। तो वो अपना असली रिश्तेदारी भूल के नई रिश्तेदारी बना लिए, जो रिश्तेदार भी नहीं इनके, उनकी तारीफ करने लग गए, जिससे काम चल जाए। मैं तो भाई हमारे लिए तो ठीक थे, सज्जन व्यक्ति थे, बहुत शरीफ आदमी थे राजकेशर सिंह जी। तो उन्होंने अपना किसी तरीके से, चूंकि मस्टी सर से पहली बार 77 में जनता पार्टी के रजीम में सांसद बने थे, उसके बाद में 96 में हम लोगों ने उनको जौनपुर सदर से बनवाया था। उसमें जब रारी उनको जितवाए, तब मुझे लगा कि अब यहाँ से जीता जा सकता है अगर हम सबको यूनाइट कर लेंगे तो। उसमें फिर इनको 18-20 दिन जेल रहे हैं, फिर छूटे हैं ये। और जो संतोष सिंह का जो बात कर रहे हैं मर्डर का, उस गांव के लोगों से इनके कुछ विवाद था, हमें लगता है कॉलेज का कुछ। गुड्डू मुस्लिम इन्हीं का
फैल ही रहा है, इन्हीं का कॉलेज का साथ ही विवाद रहा। मतलब? कोई मैनेजमेंट था, कुछ विवाद कुछ अच्छा। रहा है इनके हाँ। यहाँ का, मैं पूरी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये था कि कॉलेज का उस गांव के लोगों से इनका विवाद था। इन्होंने गुड्डू मुस्लिम संतोष का पुराना साथी था, तो इन्होंने गुड्डू मुस्लिम से कह के संतोष को, गुड्डू मुस्लिम को इनका जो कहना था, तब तक तो बातचीत होती थी ना इनसे मेरी, इनका कहना था कि गुड्डू मुस्लिम कहता कि सत्येंद्र सिंह एक थे, उनकी हत्या हो गई थी, श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दिया था, तो उस हत्या में संतोष सिंह ने मुखबिरी किया था। ये लोग सत्येंद्र के पास जाते थे, सत्येंद्र सिंह के पास। ओके। तो उसका बदला लेने के लिए जब हम लोगों ने संतोष सिंह की हत्या करा दी। ओके। और उसमें हमारा नाम इन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम से, जो कि तब तक मुख्तार अंसारी का गैंग ज्वाइन कर चुके थे। जब यूनिवर्सिटी में थे तो बबलू श्रीवास्तव गैंग में थे, काफी दिन तक गए थे, नेपाल उपाल रह के आए थे। बबलू श्रीवास्तव से कभी आपको मिलेंगे, छूटने वाले हैं, हमें लगता है छूट उठ जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। 30 साल, नहीं तो जेल में भी है, जेल से भी सुना, किताब उताब लिखते, इंटरव्यू देते हैं, पूछ लीजिएगा उनके गैंग में कितना दिन रहे हैं ये। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड थे अभय सिंह, ऐसा मैंने सुना। और राइट हैंड थे कि लेफ्ट हैंड थे कि चेला थे कि गुर्गा थे, तो उन्हीं से पूछिए, ये हम नहीं बता सकते। नहीं, ये मीडिया में ही बात है जो ना, मीडिया तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इतना मैं जानता हूँ कि जेल में थे तो सुबह अगर बैरिक खुलती थी तो मुख्तार का पैर छूते थे, शाम को बंद होती तब भी मुख्तार का पैर छूते थे, ये सब लड़के बताते हैं। तो ये तो था। लेकिन तो वो तो आपके बारे में इतना कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े उनसे डॉन किसी धनंजय सिंह को, ठीक है चलिए, उनकी बात है, कोई बात नहीं, उनकी बात को हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, वो जो कह दें सब है सही है। ये बात सच है। इतना उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, नहीं वो कितने क्रेडिबल हैं, उनका बोलना हम लगता घरों में न विश्वास करता होगा कोई उनका, सही बता रहा हूं मैं। तो ये हकीकत आपको क्या फील कराती है जब कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉन है? कुछ भी कहना, देखिए उनको साथ रहे, उनको किसी ज्योतिषी ने कहा तुम जब जब धनंजय सिंह का नाम लेते रहोगे, ये बात नहीं बताएगा, वो ज्योतिष कुमारी कुंडली भी दिखाता रहता है वो, और कहता है जब जब धनंजय सिंह का नाम लेते रहोगे तब तक तुम्हें थोड़ा हाइट मिलती रहेगी। समझ गए आप भाई? 2002 में मैं भी चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव लड़े थे, वो बसपा से लड़े थे, हार गए थे, मैं इंडिपेंडेंट लड़के जीत के आया था, और मेरे ऊपर गोली चला दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि साथ रहा, मैं उसकी 2 बार जान बचाया हूँ, 2 बार जान बचाया हूँ भाई उसकी। एक बार पब्लिक मार रही थी बुरी तरीके से, हम जाके अपनी जान जोखिम में डाल के बचा के ले आए, उठा के उसको। पब्लिक जिस तरीके से भीड़ में हाँ, अरे भीड़ में मार के एकदम सुता दी थी, उठा के लेके आए उसको। ईमान होगा तो सही बात बता देगा वो। और क्यों मार रही थी? वो एक जबरदस्ती झगड़ा कर लिया, इसका कोई अपना झगड़ा भी नहीं था। ये बेसिकली एज कम थी ना उस समय, 21-22 साल एज रही होगी, 20-21 साल, ये हमें लगता है 94 की बात, 93-94 की बात होगी। माउंट कार्मेल एक स्कूल होता था, वहीं पे फार्म खरीदने के लिए हमारे हॉस्टल में सीनियर थे सुनील गुप्ता, वो लेवा के चले गए, तो वहाँ उनका झगड़ा उगड़ा हो गया। फिर लाइन लगती थी, बच्चों के स्कूल्स कम थे उस समय, तो फॉर्म की लाइन बहुत लंबी लाइन थी, तो सोचा कि यूनिवर्सिटी से 4 से 10 लोगों को लेके चलेंगे तो लाइन तोड़ के ले लेंगे। ये लोग चले गए होंगे, वहाँ झगड़ा हो गया होगा सुनील गुप्ता का, तो भाग के आए तो हॉस्टल में, तो ये सबको हॉस्टल से सोचे 10-20-50 लोगों को लेके चलेंगे। तो ये भी, मैं तो सो रहा था, सुबह 7:30 बज रहा था, हम लेट तक जगे थे, तो हम सो रहे थे, तो यार हमको जगाया, कहा चलो 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 वहाँ पे सुनील भाई का झगड़ा हो गया। अरे हमने कहा यार झगड़ा हो गया, किस लिए हो गया, क्या हो गया? तो बताने लगा फॉर्म लेने गए थे। अरे हमने कहा छोड़ो यार, जाने तो, फॉर्म बाद में मिल जाएगा। जबरदस्ती मुझे लेवा के चला गया, जान लीजिए, और वहां पहुंचते ही कट्टे से फायर कर दिया। ओके। और मुझे पता भी नहीं था क्या इशू, उसे पब्लिक खट से पकड़ ली, और पकड़ ली, लगी मारने, लगा फिर चिल्लाने कि मैं सज्जू का परिचित हूँ, एक लड़का हम लोग साथ था, मैं केडी का परिचित हूँ, एक ब्लॉक प्रमुख है जौनपुर के। तो अब पब्लिक थोड़ी सुन रही कौन किसका, लग मारने लगे सब। बाकी जितने हॉस्टल से 10-15 लोग गए, सब भाग गए। तो फिर मैं ईंटा पाथर उठा के मैंने कहा चलो यार, मेरा साथी, हर जगह इसका परिचय मेरा, कि मेरे मौसी का लड़का है, कहता था, परिचय था, मैं इससे उम्र में बड़ा था। तो हमने कहा यार कम से कम चलो, दोनों लोग को पब्लिक मारेगी तो कुछ कम मार खाएंगे, भाग जाएंगे, जान तो इसकी बचा लें, तो जान बचा के। हाँ बिल्कुल, हमने ईंटा पत्थर चलाया, पब्लिक मेरी तरफ भागी, तो मैं थोड़ा फरार था, भाग लिया, थोड़ा मोटा तगड़ा था उस समय, तो खैर इसको मौका मिला तो फिर भागा, इसको लेके फिर आए, टेम्पो से भाग के यूनिवर्सिटी आए। हाँ, अच्छा हुआ, कम से कम जीवन बढ़ जाएगा, मोटा नहीं तो हार्ट अटैक हो जाता। और दूसरी बार कब बचाया था? दूसरी घटना, एक बार हमसे कुश्ती लड़ रहा था हॉस्टल में, तो उठा के पटक दिया मैंने,
सदमे में आ गया, बुखार हो गया इसको, सुबह 104 डिग्री बुखार था। हॉस्टल में हमको एक, हमारा यहाँ सद्दाम नौकर होता था, चपरासी हुआ करता था, सद्दाम या किशोर नाम था। भाग के आया, कहा कि भैया वो अबे भैया को बुखार हो गया, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, जोड़ी आ गई। हमने क्या हो गया इसको, मैं ऊपर गया देखा तो कहा कम्बल वम्बल ओढ़ के सोया, कहा बहुत बुखार हो गया। मैं इसको उठा के ले आया हूँ, सोचिए आप 108 किलो का आदमी, मैं उठा के इसको पीठ पे लाद के हॉस्टल में नीचे ले आया, रिक्शा मंगाया, रिक्शे से ले गया विवेकानंद पॉलिक्लिनिक, इलाज कराया इसका। जाके पूछेगा उसके बच्चे, अपने पास से पैसा दिया, ऐसा नहीं कि 400 रुपया, विवेकानंद बड़ा महंगा हॉस्पिटल होता था, 400 रुपया अपनी जेब से दिया, इसका इलाज कराया मैं। पूछेगा, ईमान उसके बच्चे भी हैं, बेटी भी है, अगर हम कह रहे हो मेरे भी बेटा बेटी है, उसके भी है, झूठ बोल रहे हो हम, दोनों घटनाओं को पूछ लीजिएगा। देखिए हम लोग, अब होता क्या ना, कभी कभी जैसे आदमी बढ़ता है, संगत जैसी हो जाती है, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, मैन इज नोन बाय द कंपनी व्हाट ही कीप्स। तो संगत इसकी जैसे हो गई, जब मुख्तार के संगत में आया उसके बाद ये बिगड़ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ठीक था, दोस्ती थी हम लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय छात्रावास में आप सोचिए, एक घटना होगी 93 की होगी, 94 की, तब बहुत बड़ी बात होती है। घर से खर्चे मिलता था 1500 रुपया, और उसमें 350 रुपया मेस में जमा हो जाता था, पूरे महीने का खाने का 2 डाइट 370 रुपये आती थी, और संडे को मेस बंद रहता था हम लोगों का एक टाइम, कोई एक दिन या शाम को, एक याद नहीं है मुझे, तो ऐसे रहता था। तो सब चीज कैलकुलेटेड खर्चा मिलता था ना, हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे हम लोग, तो सारी चीजें कैलकुलेटेड होती थी जब पढ़ने आप जाते हैं तो। मतलब 1500 रुपये के खर्चे में 400 रुपये चला गया दोस्त के लिए। हाँ दोस्त भाई ठीक, उसके लिए तो जान भी चली जाती उस समय, तब भी वो था ना, जान दे ही दे रहे थे उसके लिए। जब पब्लिक मार रही थी, हो सकता हम भी पकड़ा थे, हम ही मर जाते, तो सर पे 2 ईंटें लग जाता। तो उस उम्र में ये भाव नहीं होता है कि आप किसके लिए क्या कर रहे होते हैं। जब मित्र संबंध होता है तो उस समय ये नहीं होता है कि, तो वहाँ स्वार्थ नहीं देखा जाता, लाभ हानि नहीं देखी जाती है, उस समय इमोशंस होते हैं। तो इतनी अच्छी दोस्ती में क्या वजह बनी दरार बनने की? अब देखिए, अब वो भी माननी हो गया है, अब बहुत कुछ कहेंगे तो बहुत परतें खुलेंगी, अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। उसमें और हमें बहुत अंतर है। बस मैंने एक बात कह दी ना, उसने फिर बबलू श्रीवास्तव को ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में उन सब चीज़ों से मुझे लगा इसका ट्रैक बदल रहा है, फिर हमने इससे थोड़ा सा वो रखना शुरू कर लिया। एक धोखा इसने जो सबसे बड़ा मेरे साथ किया, एक भदौरिया ठेकेदार होते थे लखनऊ में, वो राधे मोहन के साथ मिलकर हत्या कर, मेरी मोटरसाइकिल थी, मैं यामा मोटरसाइकिल अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़ा रहा था, तो लेके आया था मैं, हमारे ही पास बाइक थी और किसी के पास, इन लोगों के पास नहीं थी। तो मेरी रात को बाइक लेके उसके साथ चला गया, मुझे पता नहीं थी, ये नीचे बाइक पे खड़ा था, वो जाके उसको मार दिया गोली भदौरिया से। 2 लाख रुपया मांगा था, उसने दिया नहीं था, 50 से बाद में पेपर अखबारों में छपा था सारी चीज़ें। बाद में जब मुझे जानकारी इस बात की 6-8 महीने बाद, तो मैं बहुत, मुझे वो हुआ इस बात का। हमने कहा अगर कोई बात हो जाती तो यार तुम तो करियर खा लेते। तो फिर हमने कहा यार ये ठीक नहीं है, जब आदमी विश्वासघात की स्थिति है, साथी हो, कोई बात है, तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं किसी के प्रति, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। तो चला गया था बीच में कुछ दिन, नेपाल उपाल रहा, मिर्जा दिलसाद के यहाँ रहा, कुछ वहाँ भी क्राइम किया, जैसा कि फिर इनके मुझे भी नहीं पता था। इनके पिताजी एक बार हॉस्टल आए खोजते हुए इनको, तो मैं मिला उनसे, तो पूछे कहाँ है मुन्ना, इसका घर का नाम मुन्ना था, तो पूछे मुन्ना कहाँ है, हमने कहा चाचा हमको नहीं पता। प्रणाम करे बैठाए, हम लोग चाय वाय पिलाए, हमको लगा तब तक हमको काफ़ी कुछ पता चल चुका था इसके विषय में। हमने कहा चाहे पढ़ने वढ़ने मन नहीं लग रहा है, इनको कुछ व्यापार करा दीजिए। भाई जो एक हम इससे उम्र में पढ़े थे, तो जो मुझे समझ में आया, मैंने कहा, इस बात को बड़ा ऑफेंडेड फील किया कि मेरे पिताजी से ऐसे कर दिए। तमाम जो साथ के साथी थे उनसे कहा था ऐसे करने की क्या जरूरत थी। अरे भाई जो मुझे समझ में आया मैं कहूँगा, तुम्हारे हित के लिए कहूँगा। अभी भी आप किसी को हित के लिए कहिए इस उम्र में, उसको लगेगा लो हमको समझा रहे हैं, बाद में समझ में आता है सही होगा गलत क्या है। ये तो जो मिल गया उनको, बाप माँ के मुकद्दर से कुछ मिल गया होगा, पिता माँ का कुछ कर्म अच्छा रहा होगा। मीडिया में एक और खबर है कि 1998 में अयोध्या के कॉन्ट्रैक्टर संतोष सिंह की हत्या हुई थी, और जिसके बाद ये कहा जाता है कि आपकी और अभय की दोस्ती टूटी है। नहीं, वो तो मैं बता दिया ना, वो तो गुड्डू मुस्लिम से तो खुद ही मरवाया था। ओके हाँ, ये तो बता तो दिया आपको। वो तो खुद ही मरवा के उसने मुझे मुलजिम बनवा दिया इसने। तब तो इससे विवाद, तो मुख्तार के साथ ज्वाइन कर चुका था ना, ये मुख्तार के साथ ज्वाइन कर लिया था। मुख्तार मेरा इनकाउंटर कराना चाहते थे 1997 में,
ओके। जब ये जिसमें मुझे रिवार्ड हुआ, मुझे कानपुर बुला के, उस समय कश्मीरा सिंह डीआईजी होते थे यहाँ के, उनको हैंडओवर करना चाह रहे थे। हमसे फ़ोन पे बात किया, लेकिन उन्हीं के एक साथी ने मुझसे कहा कि धोखा करेंगे ये सब, मत आइएगा। कहा मैं बात करके इसमें CBCID लगवा दे रहा हूँ। तो तब तक मुख्तार उसी में रुंगटा अपहरण केस में जेल चले गए, लखनऊ जेल में। ये लखनऊ जेल में बंद था, वहीं दोस्ती हो गई इसकी। उसके बाद फिर हमारे खिलाफ धीरे धीरे होता चला गया। अभय सिंह से कभी फोन पे बातचीत या कभी मुलाकात होती है इन दिनों? नहीं, कभी देखा देखी हो गई कहीं, जैसे मान लीजिए एक बार रामगोपाल जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी के हम बैठे थे, वहां ही आ गया। तो टोकना होता है? नहीं, कोई ऐसा टोकना नहीं होता, कोई बात नहीं करते इससे। ओके। अच्छा, ब्रजेश सिंह के बारे में कुछ सवाल हैं। ब्रजेश सिंह पर नहीं, उसके एक चीज और बता दें। जब हम लोग हॉस्टल आए तो इसका हॉस्टल अलॉट करने में कुछ झूठ बोलता है ना, कि इसका कोई इंटरव्यू दे रहा था, झूठ भी बोलता है। एडमिशन तो एंट्रेंस टेस्ट था हम लोगों का, तो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आए थे। हॉस्टल अलॉटमेंट में UD मिश्रा वार्डन थे, उसमें इसने मदद की थी हमारी वार्डन में, चूंकि एक साल पहले से था। जो हॉस्टल में पहले से होता है तो वार्डन से परिचित होता है। तो उसमें जाने की प्रक्रिया में हम लोग, हमारे साथ कम से कम 20 बार उनके यहाँ गया होगा। हम लोग साइकिल से गए हैं, टेम्पो से गए हैं, रिक्शे पे बैठ के गए हैं उनके घर। तो कुछ चीजें जब रही हैं सब जाना ना रहा है अब कभी नहीं, ऐसा ठीक था। हम लोग जब समय था तो ठीक था, लेकिन आदमी कहते हैं जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, देखिए महत्व की आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन अब केवल वही सोचना हम ही सब कुछ हो जाएंगे, फिर वहीं पे नुकसान हो जाता है। आपके अपने भी बिखर जाते हैं आपसे, आप स्वयं से भी अपने आप को खो देते हो। बहुत कुछ प्राप्त करके, बहुत धन संपदा भी प्राप्त करके, पद प्राप्त करके क्या करोगे जब तुम स्वयं जब बैठोगे तो अपने ही चिंतित रहोगे, सलाह हमने क्या खोया क्या पाया। तब आप देखिए, अपने गुरु आप स्वयं सबसे बड़ा मूल्यांकन कर सकते हैं अपने आप को कि आपने क्या खोया। बस तो वो भी कर लेंगे, हम भी करते हैं, तो पता चल जाता है वो कौन क्या किया, क्या खोया क्या पाया है। ब्रजेश सिंह से कैसे रिश्ते हैं आपके? ब्रजेश सिंह से सौ रिश्ते हैं। मुलाकात कहीं हो गई तो ठीक है, सही सलाम दुआ बंदगी हो जाए, बाकी तो कोई ऐसा रिश्ता। ब्रजेश सिंह बहुत लंबे समय तक फरार रहे, कोई हम लोगों का संबंध नहीं रहा। अच्छा, तो अभी अच्छे रिश्ते हैं या नॉर्मल है यूं ही? नहीं, नॉर्मल ही है। कहीं मिल गए तो बस एक दूसरे को हो गया, वो भी सामने मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं। ओके। और राजा भैया के साथ कैसे रिश्ते हैं आपके? राजा भैया के साथ जब MLA बन के आए थे तो हम लोगों ने, जब सपा की सरकार बनी थी उस समय राजा भैया को मंत्री नहीं बनाया गया था, तो उस समय आंदोलन खड़ा किया गया था। उस आंदोलन की अगुवाई मैं कर रहा था। राजा नेता थे उसके, लेकिन अगुवाई मैंने की थी उस आंदोलन की। ओके। हाँ, तो हम और राजा भैया उसमें बुंदेला के घर जाके जब चले गए, वो थोड़ा सा त्रुटि हुई थी जिसमें FIR कायम हो गई, हम लोग अरेस्ट हो गए, जेल चले गए। तो हम लोग मूवमेंट किए, फिर राजा बन गए, मंत्री बन गए। हमारा लोकसभा का टिकट, हमको लोकसभा का सीट हमारे, हमने राजा से इस बात को कहा था कि आप जो है 2 सीट मुलायम सिंह जी से मांगे, प्रतापगढ़ और जौनपुर। चूंकि नेता वो थे हमारे भाई, जब इंडिपेंडेंट की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सीनियर भी थे राजा भैया, इसमें कोई बात नहीं। तो सीनियर थे तो उस आधार पर नेता भी थे वो। तो हमने कहा बात करिए, दोनों सीटों को लिया जाए, हम पार्लियामेंट लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा यार कहाँ, तो फिर झगड़ा करा दे, मान ले न दे सीट तो। हमने कहा प्रयास करिए। उस समय वो जेल थे, छूटे नहीं थे। ओके। तो खैर बाद में माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, आप मछली सर लड़ जाइए, लोकसभा पार्टी से लड़ जाइए। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, मन में तब भी मैं मन महसूस करने का, जो लड़ ही लेते हैं, जब नेताजी कह रहे हैं तो लड़ा जाए। तो अभी जो कोडीन से, लेकिन बाद में नहीं किया उन्होंने। अच्छा। उस बात पे फिर मैं लोकसभा चुनाव लड़ा जौनपुर से। मेरा उसी समय उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया तुरंत। 6 महीने एक सरकार का समर्थन रहा, बस उसके बाद हम अलग। ओके। हाँ। तो अभी ये जो कोडीन सिरप वाला एलिगेशंस आप पे लगे, तो राजा भैया, ये ब्रजेश सिंह का किसी का कॉल आया आपके पास इस मामले के लिए? नहीं, कोई जौनपुर के MLC ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी हैं। हाँ। आपकी बड़े रील देखी है मैंने, बड़े फोटोज भी देखे हैं। छोटे भाई हैं हमारे। अच्छा। हाँ, कैसे रिश्ते हैं? अनुज समान है। देखिए, प्रिंसू के ग्रैंडफादर जो है रारी से 1957 में मिले हुए थे, स्वर्गीय राम लखन सिंह जी, कांग्रेस से हुए थे। और
उसके बाद प्रिंसू के फादर जो है, प्रिंसू की ग्रैंड मदर भी चुनाव लड़ी थी, कुछ 300-400 वोट से चुनाव हार गई थी वो। तो पुरानी पॉलिटिकल फैमिली थी, अच्छी फैमिली है प्रिंसू के, बड़ी फैमिली। प्रिंसू के फादर जो है 5 भाई हैं, सब लोग सब ठीक ठाक पोजीशन में हैं, सारे लोग अच्छे फैमिली। तो उनके फादर, उस पिता के बाद, ग्रैंडफादर के बाद प्रिंसू के फादर एक बार ब्लॉक प्रमुख, करंजा कला एक ब्लॉक है हमारे यहाँ, बहुत यादव डोमिनेंस ब्लॉक जिसको कहते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो 50 यादव हो जाते हैं वहां पे, इतनी संख्या है। तो 84 में आई थिंक कि बने थे ब्लॉक प्रमुख पिताजी, 84-85 में। उसके बाद फिर कोई प्रिंसू के परिवार में राजनीतिक उसमें फिर नहीं आया। प्रिंसू नवोदय से पढ़े, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े, MBA किए, फिर आके पूर्वांचल से शायद MBA किया, फिर जॉब करने चले गए दिल्ली, जॉब भी किया प्रिंसू ने। उसके बाद पिताजी ने कहा यार तुम, पिताजी के बड़े भाई डिग्री कॉलेज में होते, लेक्चरर थे, बाद में प्रोफेसर प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए वो। तो पिताजी भट्ठा उट्ठा अपना जो पारिवारिक व्यापार था, तो कहे यार तुम नौकरी कर रहे हो, तुम उस समय नौकरी कितनी मिले, बहुत 40,000-50,000 नौकरी कर रहे हो, कहे उससे ज्यादा हम तुमको देंगे, तुम छोड़ो, आओ घर पे, घर का बिजनेस देखो। तो पिताजी इनको घर बुला लिए, तो इनको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो कर दिए। चूंकि MBA किए थे तो प्रिंसू का कॉन्सेप्ट दूसरा रहा होगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से थे, मन में एक राजनीतिक भाव इनके था। और मैं, प्रिंसू के पिताजी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, बीजेपी में थे। जब मैं 2009 का चुनाव लड़ रहा था तो चचा जो है हमारे, सुरेंद्र प्रताप सिंह नाम है उनका, वो बीजेपी में थे, वो बीजेपी के प्रचार में कर रहे थे उस समय। तो हम लोग BSP से चुनाव जीत, जब भी जहाँ मिलना जुलना चचा है तो आशीर्वाद प्रणाम वो अपनी जगह है। तो चुनाव हम लोग BSP से लोकसभा जीत गए। तो फिर 10 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया। तो प्रिंसू के मन में आया होगा राजनीति करनी। मैं ब्लॉक करंजा से मैं किसी को लड़ाने को सोच रहा था कि किसी को अपना बनाया जाए। तो प्रिंसू आए हमारे पास, प्रिंसू कहे कि भैया हम चुनाव लड़े चाहती करंजा ब्लॉक प्रमुख की। हमने कहा इससे बढ़िया क्या है, पढ़ा लिखा लड़का है और हमसे उम्र में 3-4 साल छोटे हैं। हमने कहा पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है और राजनीतिक परिवार है, बढ़िया है, चचा उचा सब ठीक है, सारे लोग हैं, इससे बढ़िया मुझे क्या मिलेगा। हम अच्छा चेहरा मैं चाहता हूँ जो पॉलिटिकल हो, जिसको थोड़ा राजनीतिक समझ हो, वो लोग राजनीति में आना चाहिए। तो फिर मैंने प्रिंसू को, हमने कहा लड़ा, फिर प्रिंसू को मैंने BSP से वहाँ से ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिलाया। प्रिंसू ने खुद बहुत मेहनत की और चचा पागी पुरानी फैमिली तो थी, सब लोग मिलके चुनाव जीत। उस साल मैंने कई लोगों को बनवाया, मतलब आप सोचिए 21 में 17 ब्लॉक प्रमुख हमने बनवा दिए थे अपने पूरे जिले में एकदम से। फिर सपा, उसमें जो है 2012 में सपा की सरकार बन जाई। तो चूंकि हमने कहा ना वहाँ पे यादव डोमिनेंस ब्लॉक था, तो प्रिंसू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। जो फैमिली वहाँ पे पिछले 20-25 सालों से प्रमुख थी प्रिंसू के पिताजी के बाद से, वो लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो मैं दिल्ली था, मैंने प्रिंसू से पूछा सब ठीक है? प्रिंसू ने कहा ना भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन एक वोट से इनका विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने बड़ा प्रिंसू को उस समय मैंने कहा तुमको इतनी लापरवाही कैसे कर दिए? प्रिंसू का भैया गलती हो गई, वो हमसे उसका एक वोट जो है जबरदस्ती इन्होंने नहीं भेजे होते तो कोरम ही नहीं पूरा होता। खैर उसके बाद जो है हमने कहा तैयारी करो, चुनाव लड़ना जीतना है। प्रिंसू खुद कहे इस बात को, भैया चुनाव लड़ा वो जीते, चुनाव लड़ेगा। हमने कहा लड़ो जीत। मैं MP था उस समय। तो हमने फिर होमवर्क शुरू किया, तैयारी कर दी हम लोगों ने, और चुनाव हम लोग फिर बाई इलेक्शन होता फिर जीत जाते हैं। पूरा वहाँ पे था कि विवाद होने की स्थिति थी, लेकिन उस समय हमारे मंजिल सैनी कप्तान हुआ करती थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप वहाँ पे विवाद हो जाएगा और बड़ा विवाद हो जाएगा, इससे बेहतर है आप वहाँ पे बढ़िया से फोर्स डिप्लॉय कर दीजिए। उन्होंने, चूंकि दोनों तरफ से जमघट था, पूरा कम से कम दोनों तरफ से 2-4 हजार पब्लिक खड़ी थी, और निश्चित रूप से भी गलत होता तो विवाद होता। तो मैं ऑनेस्टली मैं कहूँगा मंजिल सैनी जी की तारीफ करूँगा, उन्होंने वहाँ PSC लगवा दिया, उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो नहीं होने दिया।
और प्रिंसू चुनाव जीत गए। हाँ। और जीते जब प्रिंसू वहां से, तो मैं था वहीं पे। मैंने उनसे कहा आप तैयारी करो एमएलसी की, लोकल बॉडी की। उसी दिन सपा की सरकार थी और 103 एमएलसी में उस समय 48 या 49 एमएलसी बीडीसी यादव थे। तो हमने कहा यही तो बेस बना के लड़ती समाजवादी पार्टी, जब हम इस पे इनको हरा देते हैं तो एमएलसी आराम से जीत लेंगे। 17 प्रमुख हमारे थे ही, हमने कहा जीत लेंगे हम लोग यार, तैयारी करो। फिर प्रिंसू को मैंने पूरे जिले में घुमाना शुरू कर दिया। हमने कहा जाओ, निमंत्रण करो, सब जगह मिलो जुलो। प्रिंसू मिलना शुरू कर दिया। सोबर चेहरा है प्रिंसू, साफ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई वो नहीं है। तो सबसे मिलना जुलना, बात विचार व्यवहार में अच्छे, घूमना शुरू कर दिए। और फिर 2016 सपा की सरकार थी, वन साइडेड इलेक्शन हम लोग एमएलसी का जीत गए। उस साल वो जाति करे थे, वहाँ कप्तान जो थे कोई थे जो तंग कर रहे थे। उस समय नसीम जैदी साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं उनसे जाके मिला, मैंने उनसे कहा कि चुनाव में बड़ी दिक्कतें हो रही इस तरीके से धाधली। तो उन्होंने कहा दिक्कत क्या हो रही है? तो हमने कहा कि बाकी दोनों मेंबरों को उन्होंने बुला लिया। हमने कहा ये इश्यू है और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। दरोगा जाके बीडीसी और प्रधानों को हड़काता है वोट देने के लिए। हमने कहा उसके पहले कोई प्रोविजन नहीं था कि एसपीडीएम का ट्रांसफर हो। उसी बार अमेंडमेंट हुआ है, पहली बार 2016 में। आप पता कर लीजिए इलेक्शन कमीशन में, मैं जाके उसको बातचीत करके उसमें पहली बार, और मैंने पैरामिलिट्री लगवाई। पहली बार एमएलसी के इलेक्शन में पैरामिलिट्री लगी जौनपुर में, आईटीबीपी फोर्स लगी बूथों पे। और उसके बाद जो है कप्तान का ट्रांसफर हुआ, दूसरे कप्तान आए वहां पे। फ्री एंड फेयर पोल हुआ। हम लोग चुनाव जितने वोट से हम जीते, उतना समाजवादी पार्टी उतने वोटे पाई वहां पे। वन साइड इलेक्शन जीते हम लोग। आपके बारे में लेकिन एक चीज कही जाती है कि आप सपा में रहे। नहीं, सपा में कभी नहीं रहे। सपा में कभी नहीं रहे? कभी नहीं रहे। अच्छा, नेवर। बीएसपी में रहे हैं? हाँ, बीएसपी में रहा। हाँ, उसके बाद निर्दलीय सपा के साथ मेरा सहयोग रहा है, एक दूसरे के साथ सरकार बनाने चलाने में कुछ समय तक। अच्छा, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक जगह टिकते नहीं हैं, तो आप बता तो दीजिए। वजह से? नहीं, आप बता तो दीजिए किस पार्टी, स्टेट की पार्टी मैंने एकमात्र पार्टी ज्वाइन की, बहुजन समाज पार्टी। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे निष्कासित, क्या कहते, सस्पेंड किया 2011 में। मैंने बहुजन समाज पार्टी नेता को चिट्ठी लिखा कि मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, जवाब दिया जाए। उस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये लोग जवाब नहीं दिए। फिर मैं इलेक्शन कमीशन गया, कुरैशी साहब उस समय अध्यक्ष सीईसी थे। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा मेरा सस्पेंशन गलत, मैं एमपी था सिटिंग उस समय, मैंने कहा मेरा सस्पेंशन गलत किया गया इसमें। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को पावर ही नहीं है। हमने कहा आपको पावर है पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करने की, तो आपको डी रजिस्टर कौन करेगा? क्या नहीं, मुझे डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं है। हमने कहा बायलॉज आप सबमिट कराते हैं, हम तो कराते नहीं हैं। तो अगर वो बायलॉज क्यों सबमिट कराते हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंगली उसके नहीं काम कर रही है तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या? केवल चुनाव सूचना जारी करना, चुनाव कराना, चुनाव संपन्न, खत्म इलेक्शन कमीशन का रोल। फिर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर मत करिए आप। लेकिन क्या वजह रही थी वो? तो मैं बता रहा हूँ भी। तो फिर मैं चला गया इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने, हमने उनको पिटीशन फाइल किया, तो उन्होंने कहा ये हमें वो नहीं कर सकते इस पर, तो हमें पावर ही नहीं ऑर्डर करने का। हमने कहा इधर यू शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो मैं एपेक्स कोर्ट जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन लूंगा ही लूंगा मैं, क्योंकि ऐसे ही मैं सिटिंग एमपी हूं, मुझे ना ऐसे सस्पेंड कर देंगे। ये क्या मैं निधि का दुरुपयोग करता हूं? मुझसे अच्छा तो किसी निधि का उपयोग ही नहीं किया होगा, एमएलए से लेकर एमपी तक। तो हमने कहा इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा के सस्पेंड करना, और तो कोई आरोप था नहीं मेरे ऊपर, यही आरोप लगा के कर दिए लोग। क्योंकि हमारे नेता को ही गुमराह की उस समय की मायावती जी हमारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, नेता थी। होता क्या है, जब नीचे जो सेकंड लेवल की लेयर होती है उसको लगता है कोई और पावर एग्जिस्ट हो रही है, तो उसको हटाओ, काटो, भाटो, उसी में हो गया। क्योंकि मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहन जी के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, पैसा लेके टिकट दिया जाता है, किया जाता है। चूंकि आज पहली बार मैं पॉडकास्ट में हूँ, बात भी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव जहां तक रहा है, मैं उनके, मेरे पिताजी भी लड़े, मैं लोकसभा लड़ा, मेरे कहने पे जौनपुर में एमएलसी का टिकट उन्होंने दिया था,
इतने प्रमुख लड़े हमारे, और कम से कम मेरे कहने पे 2012 के इलेक्शन में, मैं पार्टी वो अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कहने पे जो टिकट दिए गए थे, खब्बू तिवारी को कायम रह गए, अजीत सिंह बहराइच को कायम रह गए, बहुत से टिकट हमारे कहने पे जो दिए तो कायम ही रह गए, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया था। ओके। और लेकिन मैं देखा हूँ बहुत से नेता जो बहन जी का सुबह शाम पैर छूते रहे पार्लियामेंट में, और जैसे बहन जी ने उनको मतलब कोई जो लाभ का चीज नहीं मिला उनको, किसी को राज्यसभा नहीं मिली, किसी को तुरंत कह दिया कि पैसा मांग रही थी तो मैं राज्यसभा जो है इसलिए मैं पैसा नहीं दिया तो मुझे निकाल दिया पार्टी से। लेकिन ये अच्छा है कि जिन्होंने आपको पार्टी से निष्कासित किया आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी विरोध हमारे विचार का भी, जो देखिए काम भी आज बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं कैश बेनिफिट योजना की, ठीक है। कल मैं देख रहा था अखिलेश जी आज तक के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 500 रुपया दिया, ये किया वो किया, 12 मुख्यमंत्री बने थे। देश की सबसे बड़ी पहली कैश बेनिफिट योजना मायावती जी ने लागू की थी। 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए दिए गए थे। आप उठा के देखिएगा, रिकॉर्ड है। 33 लाख लोगों को दिया गया था। ओके। डायरेक्ट कैश बेनिफिट, पहली बार स्कीम ही आज चली थी। आज रिश्ते कैसे हैं मायावती जी से? हम उनका आदर करते हैं, एज ए नेता के रूप में मैं आदर करता हूं। देखिए बहुत मतलब उनके इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत गुमराह किए, उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह ने बहुत मिसगाइड किया। अगर वो 2007 से 12 के बीच में जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर उस समय वो देश में निकल गई होती, उनको जो कॉकस था उनके अगल बगल, उन्हें निकलने नहीं दिया, उनको सिक्योरिटी का इतना डर दिखा दिया कि आपकी हत्या हो जाएगी, आपको आतंकवादी मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और चूंकि सिक्योरिटी ब्रीफिंग बहुत से अधिकारी जाते थे, हम लोग परिचित थे, बताते थे यार ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग वहां पर कि बड़ा आश्चर्य होता है। अगर वो निकल गई होती तो हो सकता है देश की प्रधानमंत्री हो गई होती वो। ओके। मैं आपको बताऊं कि 2008-9 की बात है, मैं छत्तीसगढ़ जा रहा था, जसपुर, हमारे गुरुजी का आश्रम है। मैं अंबिकापुर से बाय रोड जा रहा था और जगह जगह मैं रुकता, मेरी आदत भी है जब मैं बाय रोड निकलता हूँ तो छोटी बाजारों में रुकता हूँ, लोगों से जानता हूँ, हाँ मिलता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, क्या वहाँ पे रोजगार है, क्या खेती है, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस हैं, इस तरीके से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास। चाय की दुकान पे बैठ गए, अगर राजनीति करना तो देश को समझना होगा आपको। बिल्कुल। तो वहां पे हमारी गाड़ी में बसपा का झंडा लगा हुआ था, ठीक है। तो हमको देख के कुछ लड़के गाड़ी देख के बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में हमने उनसे पूछा, क्रिश्चियन थे और बहन जी जिंदाबाद कर रहे थे। तो मुझे लगा यार इनको अगर देश में निकल जाएंगी तो निर्विवाद रूप से देश की सबसे बड़ी दलित नेता थी वो, निर्विवाद रूप से मैं कह रहा हूं। 2009 उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो 2007 से 2009 निकल गई होती देश में तो नहीं कुछ तो कम से कम वो जीतती देश में कम से कम 60-70 सीट। तो ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से नहीं निकल रहे थे? अब कहते ना जैसा आपके नजदीक लोग होते हैं उस तरीके की बात करते हैं। इवन प्रदेश में वो नहीं निकली। हमने तो जब वो जैसे विजिट होता था, मंडली समीक्षा, जिले का दौरा होता था, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी चले जाते थे, चीफ सेक्रेटरी चले जाते थे। अगर वो चली गई होती, उनको देखने के लिए दलित महिलाएं पागल रहती थी, एक झलक मिल जाए हमको बहन जी का। ओके। मैंने गांव में वो देखा है, रैली वैली जब होती थी जो किस तरीके से महिलाएं उमड़ पड़ती थी, चलो उनकी रैली में, उनके प्रति कितना आदर, देवी की तरह उन्हें पूछती थी, जैसे गॉडेस शी इज गॉडेस फॉर देम, ये हाल था। लेकिन जो नजदीक का कॉकस था उसने उन्हें निकलने ही नहीं दिया। और उन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेटरों ने टिकट बेचा है और बदनाम मायावती जी हुई हैं। और उसमें से 1-2 कोऑर्डिनेटर तो छोड़ के मैं जानता हूं, हमसे तो विवाद भी हो गया। एक दिन सेंट्रल हॉल में बैठे थे, उनको अपशब्द कह रहे थे। हमने कहा कि यार जिन्होंने तुम्हें बनाया कम से कम तुम लोग नहीं बोलने लायक हो। हम लोगों का तो नुकसान किया तब भी हम लोग नहीं बोलते हैं। समय कुछ अच्छा बुरा होता है। अभी आप मेरे साथी के विषय में पूछ रहे थे ना, कुछ अच्छा बुरा था तो कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, ठीक है। और गाली थोड़ी देने लगेंगे। उसने गलतियां की, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, उसको कोर्ट से सजा दिलाऊंगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि अखिलेश सिंह और मायावती इन दोनों में से बेहतर लीडर अखिलेश सिंह ने अखिलेश यादव, अखिलेश यादव सॉरी, वो सिंह से बहुत नफरत करते हैं, क्षत्रियों से। हाँ, और शादी की है छत्राणी से।
और क्षत्रियों से नफरत करते हैं। बड़ी दिक्कत है उनके साथ। क्या खास कारण है कुछ? अब पता नहीं, उनसे इस बार जरूर पूछूंगा कि यार हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो आप। इस बार मिलेंगे जरूर पूछूंगा उनसे यार हमसे प्रॉब्लम है, ठाकुरों से प्रॉब्लम, ये बता दो मुझे क्षत्रियों से। तो दोनों में से बेहतर नेता कौन है आपके हिसाब से? मायावती, अखिलेश यादव? गवर्नेंस में मायावती जी का कोई जोड़ नहीं है। ओके। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। ओके। ये होना है, ये नहीं होना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव किस चीज में बेहतर है? अभी प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, प्रयास करते हैं वो अच्छा करने के लिए। ओके। लेकिन अभी अनुभव की कमी है, मैं कहूंगा। लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। मैं कहता हूँ अच्छा, प्रयास अच्छा करते हैं, प्रयास अच्छा करते हैं वो। लेकिन उनको अभी जरूरत है अच्छे सलाहकारों की। ओके। देखिए किसी नेता, मैं बता रहा हूँ, उनको अपने पिताजी से, किसी से सीखने की जरूरत नहीं उनको अपने पिताजी के जीवन को देख लें, पढ़ लें, उनको बड़े नेता बन जाएंगे। उनके पिताजी क्षेत्रीय पार्टी बनाए, ठीक है, और अपने ऊपर जातिवाद का सिंबल नहीं लगने दिए, समाज सोशलिस्ट लीडर हो गए। आप सोचिए उनकी इर्द गिर्द जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, भगवती सिंह जी, रेवती रमण जी, यशंकर पांडे जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रामचरण दास जी, सारे लोग सोशलिस्ट टाइप नेता, एकदम उन्हीं के बराबर। और मैं तो उनके साथ पार्लियामेंट में रहा हूं। और मैं बताऊं कि डॉक्टर रेवती रमण सिंह जी नेताजी को अरे मुलायम तुम नहीं समझते हो ऐसे बोल देता। अरे मैं डॉक्टर साहब से कहता था कि चूंकि हम लोग बड़ा आदर करते हैं, हमने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे, अरे नहीं समझ तो। लेकिन नेताजी कभी नहीं वो किए, वो कहते अरे डॉक्टर साहब आप भी ऐसी बात बोल देते हैं, चुप रहते थे। तो ये जो नेताजी ने अपने साथ के लोगों से देखे, देखो तो फर्स्ट जनरेशन लीडर थे ना। इटावा के सैफई से, छोटे से गांव से, किसान परिवार से निकल के आए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री 3 बार रहे। और अखिलेश जी जो भी पाए उन्हीं की वजह से पाए हैं। अब जब पाएंगे मुख्यमंत्री, जब कभी बनेंगे, जीतेंगे प्रदेश तो अपने बल पे जीतेंगे। अभी तक तो 12 तो अपने पिताजी का ही है उनका। पूत बाढ़े पिता कर्म में, खेती बाढ़े अपने कर्म में। तो अभी तो पूत जो बड़ा है पिता कर्म से बड़ा है। अभी अपना कर्म उनको दिखाना, जब दोबारा पाएंगे तब। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए योगी जी को हराना पड़ेगा, लगता है आपको ऐसा? नॉट ओनली योगी जी, भाजपा को। हाँ। मोदी जी और योगी जी बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। थोड़ा बताइए इसके बारे में, कैसे डेडली है? मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन। और योगी जी के ऊपर ये बार बार उनको देखिए, जितना समाजवादी पार्टी उनके ऊपर जात का आरोप लगाती है, उतने ज्यादा योगी जी ताकतवर होते जा रहे हैं। क्योंकि गिरवा पहनते हैं, संत हैं वो, मठाधीश हैं वो, एक मठ के मठाधीश्वर हैं वो, पीठाधीश्वर हैं वो, ठीक है। और उस पीठ पे हर वर्ग के लोग जाते हैं, है कि नहीं है? भाई आप एक हिंदुस्तान में कुछ भी कह लीजिए, जो गिरवा पहन लिया वो फिर उसकी जात नहीं रहती। साध्वी निरंजना है या कोई भी साधु, तो जात थोड़ी पूछा था किस जात के, साधु हो गए ना वो तो। अपना घर द्वार त्याग के मंदिर में, मठ में आके रह रहे हैं। तो जितना आप बोलेंगे उतना उनके प्रति लोगों की सहानुभूति, उनके प्रति भाव अच्छा होते जा रहा है। योगी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्लैरिटी है, क्लियर है वो। हाँ क्लियर है, राइट रॉन्ग क्लियर है अपने उसमें। आपसे रिश्ते कैसे हैं? पार्लियामेंट हम लोग साथ रहे, और मठ मंदिर में बहुत 92 से मैं जा रहा हूँ मंदिर में, जब बड़े बाबा थे तब से। हमारे एक बुआ जी के लड़के थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो चौकी इंचार्ज थे संयोग से, गोरखनाथ चौकी हुआ करती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी में था तब से मैं जाता था, और बड़े बाबा के साथ कई बार मिलवाए हमको बैठ के, कैसे महाराज जी आए और सारी चीजों को बताते थे। तो हमारा उस तरीके से लगाव भी बन जाता है धीरे से। और क्षत्रियों की पीठ है, इसलिए और एक अपना वो लगता है कि चलो ठीक है। तो आपको क्या कह के संबोधित करते हैं योगी जी? है क्या कह के नाम लेके संबोधित करेंगे और कहेंगे धनंजय। हाँ धनंजय, बस वो ऐसे ही, लगभग सभी को ऐसे ही बोलते हैं वो। अपने से छोटों को, हमसे उम्र में बड़े भी हैं, तो सबसे छोटों को ऐसे ही कहते हैं। हमारे बीच हमारे एक मित्र नहीं रहे, धीरज सिंह हरीश, उनकी याद भी मैं कर लूँ, चूंकि वो गोरखपुर से, वो बहुत करीब थे महाराज जी के, धीरज भाई। ओके। हाँ, उनके चाचा जो है, हम उनसे बड़ा छात्र राजनीति का नेता उनसे बड़ा किसी को नहीं मानता, और रविंदर सिंह जी को। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे, और इलाहाबाद लखनऊ विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे वो।
दो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और पूरे देश और यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट्स को लड़ाने जाते थे वो। ओके। तो उनके परिवार से थे, तो उनका बहुत मेरा उनकी वजह से और भी हम लोगों का पारिवारिक था, तो आना जाना लगा रहता था। अच्छा, पवन सिंह को मैंने देखा है कि आपको बड़े भाई बोलते हैं वो, और कई बार दिखते भी हैं रील में, वीडियो में। तो पवन सिंह से रिश्ता कैसे बना? देखिए, बड़े भाई छोटे भाई का जो छोटा है अपने से बड़े को बड़ा भैया ही बड़ा भैया कहेगा, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति है। और जो हमसे छोटा अगर मुझे बड़ा भाई कहे तो मैं यही कहूँगा, और छोटे क्या हाल है, और छोटे भाई क्या हाल है, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और आजकल आप लोग सोशल मीडिया उसका नया नया नैरेटिव गढ़ता है। ठीक है। वो सोचता नहीं कि समाज अच्छा से चले। बहुत विचित्र स्थिति है। सोशल मीडिया और पवन जो है, पवन को कलाकार के रूप में हम जानते थे पहले, लेकिन वो लखनऊ रहने आ गए। तो उनके गाने वाने देखे थे क्या? नहीं, गाने तो नहीं देखे थे हम। पवन जब चल रहा था कि हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे, पहले चला, तब मैंने कहा कि कौन है, तो पता चला भोजपुरी कलाकार हैं, गाए उसमें एक उनको लड़ाया जाएगा वहां से। फिर हुआ आसनसोल लड़ेंगे। ठीक है। मैं फिल्म में बहुत कम मेरी रुचि रहती है। अच्छा। तो उसके बाद जो है फिर ये चुनाव लड़ गए अकेले। जब वो नहीं हुआ तो हमने कहा तो बहादुर आदमी यार, लड़ गया। कलाकार आदमी कहाँ लड़ता है जब तो पार्टी उठी टिकट न दे। मैं देखा हूँ यहाँ पे रवि किशन जी आए, कांग्रेस से लड़े जौनपुर में, फिर आके भाजपा से लड़े गोरखपुर। मनोज तिवारी जी आए, पहला चुनाव सपा से लड़े जाके गोरखपुर, फिर बाद में भाजपा से लड़े। पीछे सपोर्ट चाहिए। अमिताभ बच्चन लड़े तो कांग्रेस से लड़े, सुनील दत्त जी लड़े तो सब कांग्रेस से। कोई अकेले नहीं लड़ा है। कलाकारों में बहुत कमी। एक एग्जाम्पल इधर तो मैं अपने इधर यूपी बिहार में होता तो आके लड़ गया चुनाव भाई। तो मैं बहुत नहीं जानता था। हमने आपके मन में इज्जत बढ़ गई। हमने कहा अच्छा यार, कम से कम बहादुर आदमी लड़ा तो। अबे व्यापार भाई, कलाकार है ना तो व्यापार ही उसका। लेकिन उसको छोड़ के चुनाव लड़ गया। फिर जो है लखनऊ आगे बस गए। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ काम हम करने लगे। तो यहाँ तमाम हमारे साथी जो थे बिहार वार उनके परिचित थे हमारे पास आने। यार एक दिन लेके आए भैया, पवन आना चाह रहे थे। हमने कहा ठीक है, आए तो मिले। तो हमने पवन से ऐसे कहा, हमने कहा चलो यार, आए, बड़ा इज्जत सम्मान आदर दिया। तो हमने कहा भाई चलो, छोटे भाई हो यार। हमने कहा खून हो तुम, कोई बात नहीं। तो रिश्ता बनने के बाद अब गाना वाना सुनते हैं उनका? है रिश्ता बनने के बाद गाना वाना सुनते हैं। पिक्चर भी देखे उसकी हम पे, पवन की भोजपुरी पहली, एक आध दो पिक्चर बहुत पहले देखे होंगे, फिर बाद में देखे। कौन सी देखे? कोई एक पिक्चर निकाले थे, नाम था, उन्हीं के साथ ही देखे थे हम, अपने यहाँ होम थिएटर में। ओके। खेसारी से भी कोई कनेक्शन है क्या? किसी तरह का कोई बातचीत? नहीं। अच्छा, एक थोड़ा निरहुआ परिचित है हमारे। अच्छा, निरहुआ। हाँ, निरहुआ जौनपुर में शूटिंग वूटिंग बहुत बीजेपी होने की वजह से? नहीं, जौनपुर में शूटिंग वूटिंग करने निरहुआ। जैसे मैं एक बार बॉम्बे गया था, हमारे मित्र हैं राम कदम जी, एमएलए हैं वहाँ से बीजेपी से। तो उनका एक प्रोग्राम था, रामलीला बहुत कराते हैं वो लोग, पूरा उनके कॉन्शियस से। वहाँ निरहुआ आए हुए थे, तो वहाँ मिले। फिर बाद में जौनपुर में शूटिंग वूटिंग करने में आए, तो जिस होटल में हमारे मित्र हैं उनका होटल है, तो वहाँ मुलाकात हो गई। तो फिर परिचय हो गया। फिर चुनाव लड़ गए, तो फिर कई बार मुलाकात हुई। ठीक है। मनोज तिवारी परिचित हैं। रवि किशन तो खैर जिले के हमारे हैं। हाँ, ठीक है। रवि किशन भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मित्र हैं। हाँ, बड़े आदमी है, नाइस मैन। ओके। सिर्फ नाइस, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं? अच्छे आदमी है। इंसान, देखो, अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। सबके साथ विनम्रता से, कोई अहंकार उस आदमी के अंदर नहीं, बड़ी विनम्रता से लोगों से मिलना, बात करना, डाउन टू अर्थ आदमी है। अच्छा, आपकी शादी के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछता हूँ। आपकी और श्रीकला जी की शादी में अल्लू अर्जुन आए थे। तो ये अल्लू अर्जुन से रिश्ता आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से नहीं, वही हमारी पत्नी की तरफ से। तो क्या लगते हैं अल्लू अर्जुन आपके? नहीं, हमारे को मतलब वो मित्रवत हैं उनके। अच्छा, मित्रवत। हाँ, मित्रवत। ओके। मैंने देखा कि शादी आपकी, वैसे शादी तो पेरिस में हुई थी, चेन्नई में रिसेप्शन हुआ था। तो साउथ इंडियन बहुत सेलिब्रिटीज आए थे। तो साउथ इंडियन सेलिब्रिटी से किसी तरह का कोई कनेक्शन, बातचीत? नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता उधर हम लोगों को जाने का। लेकिन ये तार जुड़े कैसे? आप इधर नॉर्थ इंडिया, श्रीकला जी उधर साउथ इंडिया। मिल गए। हमारे एक एमपी थे, मित्र थे, और उन्हीं के थ्रू। अच्छा। उनके कजिन भी पार्लियामेंट में रहे, उनके रिलेटिव्स पार्लियामेंट में रहे कई। ओके। अभी भी उनके एक कजिन है, विश्वेश्वर रेड्डी जी, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अच्छा। ओके। उनके बुआ जी के बेटे हैं। तो अल्लू अर्जुन से कभी बातचीत होती है
फोन वोन पे या मिलना जुलना कभी? नहीं, मिलना जुलना हो गया, 1-2 बार और भेंट हुई आने जाने पे। इधर या उधर साउथ की साइड? नहीं, इधर नहीं, उधर ही। उधर ही, ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी धर्मपत्नी श्रीकला जी जी। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो मैं उनके बारे में ये सोचा था, वो साउथ से हैं, इधर नॉर्थ में उनके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, लोगों को समझते कैसे हैं वो काम कैसे करते हैं? हाँ, ये बात तो है। जब वो आई तो मुझे भी अजीब सा लगा। तो चूंकि वो ज़्यादा अंग्रेजी में बात करती थी, हाँ, तो हमने कहा यार ये तो बड़ी समस्या होगी लोगों के साथ हिंदी। तो उन्होंने क्या किया, हिंदी मूवी खूब देखना शुरू किया और हिंदी गाने सुनना, हिंदी मूवीज, उससे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे हिंदी बहुत वो कर लिया। थोड़ा थोड़ा फिर अब हिंदी पढ़ने भी लग गई। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा जो हम लोग की अवधी भाषा, उसमें लोगों से बात भी करने लग गई, तो सीख गई काफ़ी भाषा। और चुनाव के दौरान जाके थोड़ा बहुत जो बोलते हैं उनकी सीखने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है उनकी। ओके, वो तुरंत कोई चीज़ सीखना चाहती हैं वो, हर चीज़ में। और मैं तो देखता हूँ कि वो गई जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो अकेले लड़ी, मैं तो था ही नहीं, लड़के जीती, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज मत वोट पाके चुनाव जीती हैं, परसेंटेज ऑफ विनिंग जो रहा। तो ठीक है, उसके बाद फिर जो है अध्यक्ष जब बनी तब भी वही अकेले घूम घाम के, कि वो और प्रिंसू जी ये लोग घूम के अपना बन गए अध्यक्ष। मैं तो बैठा रहा घर पे ही, अखिलेश जी की मेहरबानी से। ओके। हाँ, मुझे इतना हल्ला करके मुझे फर्जी मुकदमे में फंसवा दिए। सरकार दबाव में आके मुझे फर्जी मुकदमा लगा दी थी उस समय 2021 में। ओके, तो जिला पंचायत तो उसके बाद मैं बताऊं, जिला पंचायत एक बड़ी संस्था है। हाँ, अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष में बहुत चैलेंज था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पूरा यूनिट लग गई थी, एक पूंजीपति हमारे यहाँ के थे, उनको लड़ाने के लिए। ठीक है, अपना दल के कोटे में सीट भाजपा ने छोड़ी थी, अपना दल कैंडिडेट साथ कोई नहीं, भाजपा ने विरोध कर दिया। हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, सपा लड़ रही थी। सपा में भी एक पुराना राजनीतिक परिवार था, कलावती जी पहले भी अध्यक्ष रह चुकी थी, 2005 में थी वो अध्यक्ष। तो वो अध्यक्ष रह चुकी थी, उनके बेटे लड़ रहे थे, जितेंद्र लड़ रहे थे शायद, नहीं महिला सीट थी, जितेंद्र की वाइफ लड़ रही थी ना, तो जितेंद्र की वाइफ लड़ रही थी, उनकी मदर रह चुकी थी जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ऐसा नहीं था, अभी फैमिली बड़ी थी, सब लोग लड़ रहे थे उसमें। और हम लोगों ने तो घर बैठ के मैनेजमेंट किया, और बाकी तो लोग ये लोग घूम घाम के लोगों से बातचीत करके कन्विंस करके चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने, देखिए जिला पंचायत एक पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, और उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से 73rd अमेंडमेंट जब लागू हुआ था पंचायती राज का, तो उसमें संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। 93-94 में बीएसपी की गवर्नमेंट और बीएसपी एसपी की गवर्नमेंट थी। पंचायती राज मंत्री थे, हमें लगता है रामलखन वर्मा जी, और बेनी प्रसाद वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, संपूर्ण रूप से लागू नहीं होने। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो लागू नहीं हो पाया बेनी प्रसाद वर्मा जी के दबाव में, तो आधा अधूरा लागू हुआ। नहीं तो जिला योजना के सारे कार्य जिला पंचायत को करने चाहिए। सारे जितने एमपी एमएलए लेट फंड है, सारी चीजें जिला पंचायत के थ्रू होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि जिला पंचायत हमारी कमजोर हो गई। अब क्या है, जो राज्य वित्त का पैसा जाता है, केंद्र वित्त का पैसा आता है, फाइनेंस कमीशन का, वही है हमारे पास। और बाकी जो है हमारे यहाँ जो जिले का रेवेन्यू आता हो, वही, और कुछ है नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में डेवलपमेंट करना, देखना, पैसा कहाँ से आना, किस तरीके से उसका उपयोग होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले जिला पंचायत केवल एक था कि ठेकेदारी की संस्था है। हम आने के बाद उसमें जब पत्नी मेरी अध्यक्ष बनी तो उन्होंने बातचीत किया, हमने भी बात किया, फिर एक उसमें हुआ कि संपूर्ण रूप से इसे एक कार्यदायी संस्था बनाई जाए ताकि जिला योजना भी जिला पंचायत कर सके। तो उसमें एक डेलीगेशन हमारी पत्नी थी अध्यक्ष जी श्रीकला जी, और गोरखपुर से अध्यक्ष हैं साधना सिंह जी, वो और 3-4 लोग और अध्यक्ष थे। ये सब जाके 5 लोगों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिला। उसमें ये बात करने के लिए सारे जगहों पे एक्सएन अपॉइंट कर दिए जाए और चीफ इंजीनियर अपॉइंट किया जाए। जैसे पीडब्ल्यूडी काम करती है उसी तरीके से आरईएस काम करते, उसी तरीके से हम भी काम करते हैं। जिला पंचायत, आरईएस के पास अपना कोई फंड नहीं, जिला पंचायत के पास तो अपना फंड भी है। आरईएस जो सड़क बनाती है विधायक निधि वगैरह से, वो स्वतः ट्रांसफर होके चली आती जिला पंचायत को। तो इससे बेटर है कि जिला पंचायत ही करे, और अधिकांशतः निधि के काम जिला पंचायत से लोग कराते हैं।
तो फिर जिला पंचायत की अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी वो सड़क बनाने के लिए। ये हमेशा एमएलएस के बीच में, जिला पंचायत के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लोग बेसिक चीज तो समझते नहीं है। एमएलएस को लगता है कि हमारा नाम नहीं लिखा जा रहा, हमारा वो नहीं किया, सरकार क्यों लिखेगा? ऑटोनोमस बॉडी है वो, आपका योगदान क्या है? आप अपने निधि का पैसा देते नहीं उसमें काम करने के लिए। आपने सड़क बनवा ली आरईएस से, और आरईएस की जब वो मरम्मत होने की बारी आएगी सड़क ट्रांसफर हो जाती है जिला पंचायत को। तो जिला पंचायत क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? जिला पंचायत की जो पुरानी सड़कें हैं वही बना ले, बहुत है, बिल्कुल उन्हीं पैसों से। फिर नए काम आ जाते हैं, जो नए सदस्य चुन के आते हैं उनकी अपनी अलग से उनकी एक क्या कहते हैं कि क्षेत्र में उन्होंने वादे करके आए होते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? तो उनके अलग से जवाबदेही होती है, क्षेत्र में मुझे ये काम करना है, हाँ मैं चुनाव जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तमाम लोग ज्यादा बोल के आते हैं। लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हाँ सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में कम से कम वो जो जब चुनाव दोबारा लड़ने जाए तो उनके बोर्ड कम से कम 10, 15, 20, 25 बोर्ड उनके अपने अपने क्षेत्रों में दिखे। 20 गांव का क्षेत्र होता है तो कम से कम लगे कि हाँ कुछ काम हुए हैं, दिखना चाहिए। तो ये हम लोगों ने, इन्होंने, और गुणवत्ता की चेकिंग स्वयं अध्यक्ष जी करती हैं। ग्रुप बना रखा है अपने जेईओ का, उसका क्या कहते हैं, उस ग्रुप में हम भी हैं, उसमें प्रिंसू जी भी हैं, सारे अधिकारी हैं, सब देखते रहते हैं कि हाँ ये काम, फोटो आती है, हर काम की फोटो आएगी। तो बोर्ड नहीं देखेंगे, फोटो नहीं देख लेंगे तब तक काम पे वो साइन नहीं, पेमेंट नहीं करवाती हैं। हम लोग चाहे जो कह दें ना, कह दें पहले काम लिखाओ, जेईओ का अलग, अपने एमए से बात करना, हर चीज को अपनी रिपोर्टिंग करती है। इस मामले में ठीक है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझती हैं और कहती हैं मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। आप लोग जो है फॉर ग्रांटेड लेते हो, इधर के लोग, क्योंकि साउथ में थोड़ा ना काम करने का तरीका थोड़ा परफेक्शन ज्यादा रहता है। सीरियसली लेते हैं, हम लोग थोड़ा व्यवहारिक हो। यूपी बिहार में लोग क्या है, चलो यार हो जाएगा इस टाइम, इसी में लोग तमाम आरोपों प्रत्यारोपों में भी घिर जाते हैं लोग। जो नेचर है, लालू जी ने चारा घोटाला थोड़ी किया था, गलत कह रहा हूँ, इन नेचर है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो बंद हो गए जेल में तमाम जो नौकरियों को लेके, ठीक है लोग पहले से नौकरी दिला देते थे भाई, देश आजाद हो। तमाम हमारे यहाँ हरगोविंद सिंह जी थे, तमाम लोगों को प्राइमरी का अध्यापक बना दिया उन्होंने। पहले तो परिषदीय विद्यालय होते थे। एक रामलगन सिंह जी हमारे यहाँ जिला पंचायत के पहले चेयरमैन थे, तमाम परिषदीय विद्यालय में अध्यापकों को भर दिया उन्होंने। तो बात व्यवहार में ऐसे होता था हमारे यहाँ की, जैसे चलता था, हमारा समाज था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, हम लोगों से ज्यादा एडवांस हो गए साउथ के लोग, आर्थिक रूप से संपन्न ज्यादा हो गए। हम लोग राजनीतिक बुद्धि से ज्यादा संपन्न रहे, लेकिन आर्थिक और व्यावसायिक रूप से वो लोग ज्यादा है। मध्य प्रदेश के नीचे जाइए तो आप वो चारों राज्य दक्षिण के, महाराष्ट्र सब ज्यादा हमसे सक्षम रहे हम लोगों से। तो हिंदी बोलना तो श्रीकला जी ने सीख लिया फिल्मों से। खेती बाड़ी कैसे सीखा? नहीं देखिए, खेती बाड़ी तो उनका पारिवारिक बहुत बड़ा बहुत ज्वाइंट फैमिली उन लोगों की है, परिवार में अच्छा है। 300-400 बीघे जमीन उन लोगों की, खेती बाड़ी अच्छी है। अच्छा, वो पहले से? हाँ, बहुत बढ़िया से, और अच्छी खेती होती है उन लोगों के, बाग बगीचे बहुत है। तो ठीक है, वेल ऑफ फैमिली है उन लोगों की। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपको किसी से डर लगता है धरती पे, तो आपने माँ बाप बोला, लेकिन हमारे समाज में पत्नी भी आती है। नहीं, पत्नी से मेरी दोस्ती है। अच्छा, डर नहीं है? हाँ नहीं, दोस्ती है मेरी पत्नी से, मित्रता है, और वहाँ डर का कोई वो नहीं है। और बहुत ठीक है, आपसी सामंजस्य हम लोगों का बहुत अच्छा है किसी विषय पे, और बात भी होती है, किसी विषय पे चर्चा भी होती है, खुल के चर्चा। उनकी जिज्ञासु भी हैं, जानना चाहती हैं, चीजों से इरिटेट नहीं होती हैं। कभी किसी विषय पे कभी डांट वांट लगाया है? नहीं, हम नहीं खाते, हमारे छोटे भाई लोग डांट खाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे जैसे सोशल मीडिया की जो टीम है उसमें हेड करते हैं राणा, उनको बहुत डांट पड़ती रहती है। तो हमारी पोस्ट ज्यादा देख लेंगे, अपनी कम देखेंगे, कहेंगे तुम हमारी पोस्ट कम डालते हो, इस टाइप का काम करती रहती है वो। अपने इसका मतलब चेक करती रहती है अपनी चीजों को। तो ठीक है, कम से कम देखिए, आदमी को एक्टिव रहना चाहिए, हंसी मजाक की बात नहीं। जब आप किसी फील्ड में हो, मैं खुद कहता हूँ, जाइए देखिए, अभी प्लान बना रखा। मैं एक दिन सुन रहा था, बात कर रहे थे अपने लोगों से कि मैं आ रही हूँ अभी, इस बार पूरे सारे कामों को मैं देखूंगी, इस बार सारे इनॉग्रेशन में मैं करूंगी, ये सब बना रही थी अपना इसके। हमने कहा ठीक है, कम से कम घूमो चल के क्षेत्र। हमने कहा ठंडी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना इस बात का, दक्षिण में ठंडक कम होती है, यहाँ ठंडक ज्यादा है। तो नहीं ठीक है, लेकिन देखिए परिवार में सामंजस्य बना रहे, लोगों के खुशहाली रहती है, तभी परिवार में जब आपको खुशहाली है तो बाहर भी आप ठीक है। वंडरफुल। ठीक है, फैमिली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपकी। हाँ, अगर आप फैमिली में ठीक है तो बाहर किसी भी कठिनाइयों से लड़ने में आप सक्षम हैं। हाँ, आदमी घर से मजबूत है, बाहर तो किसी से आप कुछ करते रहेंगे। वैचारिक मतभेदों को आप निपटाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरी शुभकामना है उनको। फिर दोबारा हो सकता है कि हमारे यहाँ सीट इस बार सामान्य हो जाएगी, तो दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे। फिर एक कार्यकाल और अच्छा करेंगे, उसके बाद हमें लगता है रिजर्वेशन हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, काम बहुत, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। मुझे लगता है कि जितना 3 कार्यकाल में नहीं हुआ होगा उतना इस कार्यकाल में अकेले हुआ है। हाँ, देखने को मिलता भी है। हाँ, इसलिए हमने कहा कि देखो, काम होना चाहिए। हमने पहले क्या होता था कि घर, हमारे यहाँ जब हम लोग आए तो आप कोई फिजिकली जाके एस्टिमेट नहीं बनाता था। कोई सड़क है, बैठ के ऑफिस में बना दिया, मेट से कर दिया। बहुत लापरवाही थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। हमारे आने के बाद जब आई अध्यक्ष जी, तो उन्होंने देखा और हम लोगों ने एक नया वो भी किया। तो उसमें हमने सारे जेईओ को कहा कि बिना सड़क पे जाइए, देखिए। हमने कहा कि एकदम जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसको करिए, फिर एस्टिमेट बनाइए, तब अच्छे से काम करिए। हमने कहा पीडब्ल्यूडी से एट पार हमारा काम होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए, उससे खराब नहीं। आज की डेट में जौनपुर में ओपन चैलेंज है। जौनपुर में पीडब्ल्यूडी की सड़क, हमारी सड़क, दोनों की गुणवत्ता एनी टाइम कोई भी टीएसी जाके जांच कर ले। ओपन चैलेंज, यस, ओपन चैलेंज है आपके में वो कर रहा हूं। तो होता कि मेरी स्वयं की इच्छा हमेशा रहती है अच्छा काम करने की। स्वयं की इच्छा रहती है कि यार पब्लिक का पैसा पब्लिक में अच्छे से खर्च हो। अच्छा, अब लास्ट सेक्शन में हम आ गए। मैं आपसे कुछ नाम लूंगा, कुछ नाम बोलूंगा। उन नामों को सोच करके आपके मन में कौन सा सबसे पहला शब्द आता है, आपको वो बोलना है, ठीक है? अच्छा। बस एक ही शब्द में। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, संत, मायावती, दलितों की बहुत बड़ी नेता, अखिलेश यादव, अपकमिंग लीडर, अभय सिंह, अतीत, राजा भैया, साथी, ब्रजेश सिंह, पड़ोस के जिले के रहने वाले, ब्रिजभूषण शरण सिंह, शुभचिंतक, पवन सिंह, छोटा भाई, खेसारी, कलाकार, बिहार के अनंत सिंह, विधायक, जौनपुर, कर्मभूमि, बाहुबली, बाहुबली, धनंजय सिंह ना बोल दीजिएगा। प्रभास की मूवी, अच्छा, लास्ट के 2 सवाल है। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते हैं आप? नहीं, कोई सवाल ही नहीं था, होना ही संकल्प था, अल्टरनेट है ही नहीं, सोचा ही कोई नहीं। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, ठीक है। जब आप कोई दूसरा ऑप्शन लेके चल रहे होते हैं तो आप मंजिल को नहीं प्राप्त करते हैं। संकल्प में विकल्प नहीं, नहीं, कुछ नहीं। संकल्प आपको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये लाइन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट मैसेज, जो लोग आप पर एलिगेशंस लगा रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक हित के लिए काम करें, देश का भला करें। जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। सब लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में काम कर रही हैं, उनका पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि समाज के हित के लिए काम किया जाए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य समाज की भलाई और देश का विकास है। देश कैसे तरक्की करे, देश कैसे सशक्त बने, देश में कैसी एकता बनी रहे, ये हम सभी लोगों का लक्ष्य है, जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति सिर्फ सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम इनके प्रकार विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बन जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। समाज और देश हमारा सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मेरा उन्हें सलाह और सुझाव भी है। आज आपको करीब से मुझे जानने का मौका मिला है। ऐसे तो बहुत देखा, बहुत सुना है इंटरव्यूज वगैरह, लेकिन आज ऑन कैमरा आपने इतनी डिटेल में चीज़ें बताई तो मैं करीब से और ज़्यादा जान पाया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। थैंक यू।